ऐसे मेजर 3 प्रॉब्लम्स हैं जो इंडिया को लेकर जा रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ। कि जो करप्शन होता है वो इस वजह से होता है कि किसी व्यक्ति को काम के लिए किसी अधिकारी से मिलना पड़ता है या तो जल्दी कराने के लिए। अगर ये मुलाकात ही खत्म कर दें हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए। I want to know one of your best and one of your worst experience while you were DM of Lucky Khiri. प्रकाश जावड़ेकर जी बड़े बढ़िया नेता, लेकिन मेरी बात नहीं मानी उन्होंने। उसकी वजह से एक सीनियर आईएएस ऑफिसर को आईएएस से रिजाइन करना पड़ा। मेरा ये मानना है स्पेशली आईएएस ऑफिसर के लिए ये जो वर्तमान व्यवस्था है चयन की, ये सही नहीं है। टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करते हैं और किसी चीज़ को आप ऑटोमेट कर दिया आपने कोई प्रोसेस, तो वहाँ से आपने ह्यूमन नीड खत्म कर दी और इनडायरेक्टली आप वहाँ से एम्प्लॉयमेंट खत्म कर रहे हैं। है ही नहीं कि एम्प्लॉयमेंट खत्म होगा इसलिए हम जो व्यवस्था है वो चलने देंगे, ये तो ठीक नहीं है। मैं धनबाद की बात करूँ, जैसे सबसे बड़ा आई थिंक कोल फील्ड वहीं पे है, तो उस एरिया के लोग भुगतान कर रहे हैं पूरे भारत को बिजली देने के लिए। वहाँ का स्वास्थ्य, वहाँ का पॉल्यूशन, वहाँ की व्यवस्थाएं बहुत चरमरा रही हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि क्या पर कैपिटा इनकम, क्या गरीबी को उस स्तर तक हम दूर कर पाए हैं जो हमें करना चाहिए था। अच्छी शिक्षा चाहिए भाई, प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन करवा लिए। तो इन सारे दृश्य को देखकर आपको क्या लगता है कि क्या ये सिस्टम का फेलियर है? आपको ये समझना है कि अगर नेता काम नहीं कर रहा या आपसे गलत काम कह रहा है तो क्यों कह रहा है, आप क्या कर सकते हैं? सर, स्टार्टिंग फ्रॉम सर्विसेज, जब आपने ज्वाइन किया, द डे ऑफ ज्वाइनिंग एंड द डे ऑफ रिटायरमेंट, इन दोनों को अगर आप एक ही साथ देखें तो आप क्या पाते हैं इसमें, और इस दोनों दिनों में क्या डिफरेंस है और क्या समानताएं हैं? देखिए, शुरू में तो मुझे इतना नहीं समझ में आता था, ये सब चीज़ें, अपना काम करता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि कर्म का अपना अलग आनंद है। अगर हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करें ठीक है। तो ना केवल करप्शन कम होगा, सैंक्शंस फास्ट हो जाएंगी। देखिए, मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आपने 5 लाख करोड़ का कैसे कर लिया। मैं बड़ा सिंपल था। आपको पॉलिटिक्स में जाने का कोई प्लान है? मैं सर जय हिंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो में। नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। सर, बातचीत शुरू करने से पहले मुझे निदा फाजली साहब एक बहुत बड़े शायर हैं, उनका एक शेर है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसे भी देखना हो कई बार देखना। और वाइल गोइंग थ्रू योर बुक्स और आपके जितने सारे इंटरव्यूज मैंने देखे आज इस टेबल पर बैठने से पहले, उस सब में मैंने देखा कि सिर्फ एक सिविल सर्वेंट काम नहीं कर रहा है, इसके पीछे बहुत सारे आयाम हैं। मतलब एक सिविल सर्वेंट को बनाने के लिए बहुत सारे आयाम, बहुत सारे उस व्यक्तित्व के अंदर जो अलग अलग क्वालिटीज हैं वो डिमांड होती हैं, और उससे मिलकर वो एक जो इंसान बना है जिसने ग्राउंड लेवल पे इतने सारे काम किए हैं, चेंजेस लेकर आए हैं, चैलेंजेस को फेस किया है। तो इसलिए भी मुझे लगता है कि ये शेर यहाँ पर आपके लिए, आपके रिस्पेक्ट में कही जानी चाहिए थी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। सर, यहाँ से मैं बात शुरू करता हूँ। आपने अपनी किताब में लिखा कि मुख्तसर से जिंदगी के अजीब से फसाने हैं, यहाँ पर तीर भी चलाने हैं, परिंदे भी बचाने। अनुपम साहब का एक शेर है। यहाँ से मैं शुरू करना चाहता हूँ बातचीत की, ये आपने किस अंदाज में लिखा? मैंने इसलिए लिखा कि सिविल सर्वेंट की लाइफ थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, और कॉम्प्लेक्स इसलिए होती है कि जो उसको सर्कमस्टांसेस मिलते हैं वो खुद तो बनाता नहीं, बने हुए मिलते हैं। राइट। और उसमें उसको काम भी करना है और अपने को भी बचाना है। तो वही है, यहाँ तीर भी चलाना है, परिंदे भी बचाना है। और परिंदे मतलब अपने आप को तो बचाने हैं, साथ में जो फेलो ऑफिसर्स हैं, फेलो ऑफिसर्स ही नहीं, सही व्यक्ति, सही व्यक्ति, चाहे वो अफसर हो चाहे वो कॉमन मैन हो। कॉमन मैन भी बहुत तकलीफ में आजकल, तो उसको भी बचाना है। क्योंकि क्या है कि पता लगा व्यवस्था इतनी उस पर बोझ बन जाती है कि वो परेशान हो जाता है। और सरकारी सेवक को कई, कम से कम मैं ये महसूस करता था, अधिकार है उसमें समुचित कि आप कॉमन मैन की जिंदगी थोड़ी आसान कर सकें। सर, स्टार्टिंग फ्रॉम सर्विसेज, जब आपने ज्वाइन किया, द डे ऑफ ज्वाइनिंग एंड द डे ऑफ रिटायरमेंट, इन दोनों को अगर आप एक ही साथ देखें तो आप क्या पाते हैं इसमें, और इस दोनों दिनों में क्या डिफरेंस है और क्या समानताएं हैं, और दोनों में से आपको बेहतर क्या लगता है? देखिए, जब ज्वाइन कर रहे थे तो एक्सपेक्टेशंस थी, एक्साइटमेंट था, बहुत एक्साइटमेंट था, एक्सपेक्टेशंस थी। जब रिटायर हुए तो बड़ा सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन था, बड़ी प्रसन्नता थी कि अच्छा जीवन बीता। तो जहाँ वो शुरुआत थी वहाँ, जैसे मैंने कहा कि मैं आगे देख रहा था कि क्या कर सकता हूँ। मुझे स्मरण है कि उस समय आई यूज्ड टू स्पेंड स्लीपलेस नाइट्स इन द शीयर एक्साइटमेंट ऑफ द पोटेंशियल दैट द सर्विस हैड। खूब, जैसे बच्चे का एक्साइटमेंट होता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो एक्साइटमेंट उसमें था। और थोड़ा बहुत जो कुछ भी मैं कर पाया अपने 38 साल के सिविल सर्विस के करियर में, उसके बाद बड़ी संतुष्टि हुई। जब रिटायर हुआ तो बहुत सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन था। मेरा ख्याल जीवन का सबसे बड़ा जो भारत रत्न है वो वही होता है, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन आफ्टर द सर्विसेज, जो
मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके लाइफ में आपने ऐसे चेंजेस किए होंगे, शायद वो आपके लिए बहुत बड़े नहीं है, बट ग्राउंड लेवल पर उनके लिए एक लाइफ चेंजिंग सिनेरियो लेकर आया हो। देखिए, शुरू में तो मुझे इतना नहीं समझ में आता था ये सब हम्म। चीज़ें, अपना काम करता था। लेकिन धीरे-धीरे मुझे समझ में आया कि कर्म का अपना अलग आनंद है। हम्म। शुरू में मुझे नहीं मज़ा समझ में नहीं आता था। करता शायद मैं था, लेकिन बाद में बहुत कॉन्शियसली मैं मोमेंट्स को एन्जॉय करने लगा। जो मैं कर रहा हूँ, उसको एन्जॉय करने लगा। फिर ऊपर वाले की अनुकंपा थी, रिज़ल्ट्स भी ठीक-ठाक आते रहे। सर बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं एक आईएएस ऑफिसर्स की लाइफ में, बट अगर मैं एक कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव से देखूं तो मुझे शायद पता है और शायद नहीं भी, मुझे सब कुछ नहीं पता होगा, बट एक कॉमन मैन को शायद पता नहीं है कि एक आईएएस ऑफिसर करते क्या है ना? सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आता है हर साल, धूम मच जाती है सारे टीवी चैनल्स पे, अखबारों में। कुछ ऐसे चेहरे जो रातों रात पता नहीं शायद उनकी इतनी ज्यादा कीर्ति फैल जाती है, फिर उसके बाद फिर वो नाम कहीं गायब हो जाते हैं, फिर अगले साल फिर रिजल्ट आता है। लेकिन ये ऑफिसर्स जब अपने अपने कैडर्स में जाते हैं, उसके बाद वो ऐसा क्या काम कर रहे हैं जिनके बारे में शायद लोगों को डायरेक्टली नहीं अवेयर हो पाते, अगर उस डिस्ट्रिक्ट में वो नहीं है तो। देखिए, डिस्ट्रिक्ट में तो कुछ ही वर्ष रहता है आईएएस अफसर। हम्म। उसका बहुत सारा समय जो है नॉन डिस्ट्रिक्ट फंक्शनिंग में आता है। जब शुरू के 10-12 साल, 13 साल कभी ज़िले में काम करेगा वो एज़ ए सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट शुरू में जैसे काम करता है 2 साल। तो एक सब डिवीज़न होता है किसी ज़िले में के तहसीलें होती हैं, उसमें एक सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट होता है जो तहसील का इंचार्ज होता है। तो वहाँ पे आप रेवेन्यू फंक्शन देखते हैं, लॉ एंड ऑर्डर फंक्शन देखते हैं, डेवलपमेंट फंक्शन की देखते हैं। वो 2 साल का होता है। उसके बाद कई लोग सीईओ ज़िला परिषद बन जाते हैं या सीडीओ चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर बन जाते हैं, तो आप डेवलपमेंट का कार्य देखते हैं। अब देखिए, बहुत ही फुलफिलिंग होता है वो, आप ग्राउंड लेवल पे देख रहे हैं कि गरीबों के लिए जो योजनाएँ सरकार चला रही हैं, वो सुचारू रूप से चल नहीं रही हैं, नहीं चल रही हैं, क्या किया जा सकता है? प्रक्रियाओं में सुधार कैसे लाया जा सकता है? डिलीवरी में सुधार कैसे लाया जा सकता है? इनॉर्मस अमाउंट ऑफ सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन यू कैन डिराइव। मतलब आपके सामने परेशान व्यक्ति आएगा और आप उसकी समस्या का समाधान कर देंगे, तो आपको कितनी कितनी प्रसन्नता होगी, ये सिर्फ जो पावे वही जाने। तो वो एक सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन है। फिर आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बनते हैं, तो ज़िले में आप फिर पूरे ज़िले के कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर, डेवलपमेंट, रेवेन्यू फंक्शन, कई सारे फंक्शंस हैं। उसके बाद आप सचिवालय में आते हैं। सचिवालय में फिर आप पॉलिसी मेकिंग में, नई स्कीम बन रही है, नई पॉलिसी बन रही है उसमें, तो आप जो अनुभव आपने प्राप्त किया है फील्ड में, यही सबसे बड़ा एडवांटेज है आईएएस अफसर का, जो और लोगों के पास नहीं है। तो या तो वो एक्सपर्ट होते हैं, वो सीधे एक्सपर्टीज में लग जाते हैं पॉलिसी बनाने में, या फील्ड में रहते हैं, फील्ड में ही रह जाते हैं। आईएएस अफसर को ये उसका अपॉर्चुनिटी होती है कि आपने फील्ड में फंक्शन कर लिया, पूरा समझ लिया ग्राउंड लेवल पे क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे हैं, फिर आप पॉलिसी में आते हैं, तो वो अनुभव लेकर आते हैं, तो आप पॉलिसी मेकिंग में आ जाते हैं स्टेट लेवल पर, या फिर किसी आप विभाग के अध्यक्ष बन जाते हैं। तो उस जैसे मैं आप हॉर्टिकल्चर में अध्यक्ष बने गए, या आप रेवेन्यू जीएसटी के अध्यक्ष बन गए, कमिश्नर जीएसटी बन गए, कमिश्नर ट्रांसपोर्ट बन गए। तो वो जो क्षेत्र है उसके बारे में आपको जानकारी मिलती है। उसमें आप देखते हैं कि वर्तमान में जो व्यवस्था बनी हुई है उसमें सुधार कैसे लाया जा सकता है, और आप सुधार ले आते हैं तो फिर संतुष्टि मिलती है कि काफ़ी सुधार गया है। फिर आप जैसे लोग भारत सरकार में जो आते हैं, वो यहाँ पे आप फिर सचिवालय में आ जाते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी बन के अगर आते हैं, तो आप पॉलिसी मेकिंग में आपका बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। और फिर आप एडिशनल सेक्रेटरी बनते हैं या किसी विभाग के डायरेक्टर जनरल बनते हैं, तो उस विभाग में आपको जानकारी बनती है। तदुपरांत फिर आप सचिव बनते हैं भारत सरकार के, तो पूरा उस विभाग को देखते हैं। जैसे मैं कोयला सचिव था, फिर एजुकेशन सेक्रेटरी था, तो पूरे क्षेत्र को उस हिसाब से देखते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैंने पाया कि जैसे जैसे ऊपर आटते हैं आप, तो आपको विभाग के बारे में उतनी जानकारी आवश्यक नहीं, वो तो हो ही जाती है आपको। आपको ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए, ज़्यादा आप में कैपेबिलिटी होनी चाहिए लोगों से काम कराने की। तो लीडरशिप स्किल्स जो हैं बहुत महत्वपूर्ण है सिविल सर्वेंट, हर लेवल पे बहुत, हर लेवल पे। एसडीएम लेवल पे आप लीडर हैं उस सब डिवीजन के, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट में आप डिस्ट्रिक्ट के लीडर हैं, आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उस डिपार्टमेंट के लीडर हैं। तो लीडरशिप स्किल्स को डेवलप करना बहुत जरूरी है सबसे। सर एक पॉइंट मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी जैसे एसडीएम अगर पोस्ट होते हैं कोई आईएएस ऑफिसर, सबसे पहले एसडीएम पोस्टिंग होती है। अगर एसडीएम को अगर आगे अगर फंक्शन करना है तो उनको ऐसे ऑफिसर्स को सलाह देनी है या उनके साथ काम करना है जो ठीक है, उनके साथ वो काम कर सकते हैं। वो बहुत ही, वो भी इनिशियल लेवल पे ऑफिसर्स हैं, वो बहुत बड़े ऑफिसर्स शायद ब्यूरोक्रेसी में अभी नहीं पहुंचे हैं वो। लेकिन जब आप एक सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर बनते हैं और वहां से जब आपको गाइड करना होता है अपने दूसरे ऑफिसर्स को, एंड ही इज आल्सो दैट स्मार्ट, राइट, फिर वो चैलेंज थोड़ा और बढ़ जाता देखिए, होगा। इसमें प्रॉब्लम तब आती है जब आप रोल नहीं डिफाइन करते ठीक से। आपको ये समझना चाहिए आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं जो वो कर रहा है। वैल्यू ऐड का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए वो एक्सपर्ट है, हॉर्टिकल्चर का एक्सपर्ट है, और आप सेक्रेटरी हॉर्टिकल्चर है, वो डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर है,
उसको हॉर्टिकल्चर का सब पता है। लेकिन आप जब सचिवालय में बैठे हैं सेक्रेटरी, आप उसके बॉस हो सकते हैं, लेकिन आप उसका काम उसको ना बताइए कि पेड़ कैसे लगाना है, पौधा कहाँ लगाना है, उसमें क्या न्यूट्रिशन डालना है, ये काम उसका है, वो करेगा। आप उसकी अन्यथा सहायता करेंगे। वो अन्यथा सहायता कैसे? जैसे उसको अपने कार्य के लिए पैसे की जरूरत है, पैसे का सैंक्शन सचिवालय से होता है, आप सचिवालय में हैं, क्या आप उसको पैसा त्वरित गति से सही मात्रा में उपलब्ध करा सकते हैं? ये वो नहीं कर सकता, ये आपको करना है। जैसे मैं कोल सेक्रेटरी था जी। तो कोल सेक्रेटरी में मुझे तो पता नहीं था कि ये कोयला कैसा होता है, कितने फीट नीचे निकलेगा, कोयले का क्या किया जाए, मुझे नहीं पता। लेकिन कई ऐसे कार्य थे जो मैं कर सकता था, जो कि कोल वाला नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल लैंड एक्विजिशन चाहिए, लैंड जमीन चाहिए होती है कोयला खोदने की, वो जमीन प्राप्त होती है स्टेट गवर्नमेंट से। तो अगर आप चेयरमैन कोल इंडिया को कहेंगे स्टेट गवर्नमेंट से आप लो जमीन, तो उसके लिए कठिन होगा। एज सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेरे लिए चीफ सेक्रेटरी से बात करना आसान है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से बात करना आसान है, और लैंड उसे उपलब्ध करा देंगे। तो हमने रोल डिफाइन कर लिया। उनका काम यह है कि कोयले की क्वालिटी देखें, कौन सी मशीन लगे, कौन सी मशीन वहां पे ठीक लगेगी, दूसरी मशीन लगानी है, कितनी गहराई में खोदना है। ये मेरे लिए सेक्रेटरी मेरा काम नहीं, लेकिन मेरा और बहुत सारा काम है। तो प्रॉब्लम वहां आती है जब हम ये रोल को ठीक से नहीं डिफाइन करते हैं। आजकल एक नई डिबेट चल गई है कि आप एक्सपर्ट बना दिए जाए ऑफिसर। अरे भाई, किस बात का एक्सपर्ट? मेरे विचार से उसको सिर्फ मैन मैनेजमेंट का एक्सपर्ट होना चाहिए, मैन एंड वुमेन मैनेजमेंट। उसे काम कराना है, उसको काम करना नहीं है, उसको खोदना नहीं है कोयले की, उसको देखना है कि कोल इंडिया जो कोयला खोद रहा है उसमें जो समस्याएं आ रही हैं, जिसका समाधान वो नहीं कर पा रहे हैं, क्या आप उसे कर सकते हैं? एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस है जैसे, वो नहीं है, तो वो क्लियरेंस स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट में। तो कोल इंडिया के लिए तो बड़ा कठिन है वो करना। आप यहाँ सचिवालय में बैठे हैं, आप सेक्रेटरी से बात कर सकते हैं, एनवायरमेंट फॉरेस्ट से, वहाँ लोगों से बात कर सकते हैं, वो क्लियरेंस करा सकते हैं आप। तो आप वो वैल्यू ऐड कर रहे हैं। आप वही काम नहीं कर रहे हैं जो काम कोल इंडिया वाला कर रहा है, आप उसमें ऐड कर रहे हैं। राइट। होता क्या अक्सर कि हम उस पर चढ़ बैठते हैं कोल इंडिया वाले पर, कहेंगे तुम कोयला और निकालो। अब उसकी हम समस्या नहीं समझ रहे हैं, हमसे कह रहे हैं और निकालो। होता है, कई लोग करते हैं। लेकिन मेरा ये कहना था कि भाई, कोई आदमी ने 25-26 साल की सेवा कर ली है, तो अपना जानकार है अपने क्षेत्र में, मैं उसे और क्या जानकारी दूंगा। मैं तो अक्सर चेयरमैन कोल इंडिया से पूछता था, भाई तुम्हारी जो प्रॉब्लम है मुझे बताओ, अगर मेरे लिए संभव होगा मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन जो तुम्हें करना उसमें मैं तुम्हें क्या बता सकता हूँ? वो आप एक्सपर्ट हैं, आप करिए उसको। तो मेरे विचार से रोल डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और समस्या वहां ज्यादा आती है जहां वो रोल डिफाइन नहीं होता। राइट सर। सर, स्टार्टिंग फ्रॉम योर करियर जहाँ पे आपने शुरू किया, आई थिंक 1981 में आपने सर्विसेज ज्वाइन की, बट पहले आपने आईपीएस, हाँ, 1980 में पुलिस सर्विस में, पुलिस सर्विसेज ज्वाइन की, उसके बाद फिर 91 में आपने आईएएस, 81 में, हाँ 81 में आईएएस ज्वाइन किया। सर, ऐसा क्यों आपने आईएएस ओवर आईपीएस? बहुत फर्क है दोनों सेवाओं में। आईपीएस बहुत अच्छी सर्विस है, मेरी ट्रेनिंग में बहुत मजा आया, और बड़ा अच्छा योगदान है पुलिस सर्विस का। लेकिन जो कैनवस आईएएस का है वो बहुत बड़ा है। जैसे मैंने आपको बताया, मैं एक्सपोर्ट कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहा, फिर मैं कोल सेक्रेटरी रहा, एजुकेशन सेक्रेटरी रहा। कितनी वैरायटी है, कितना इंपैक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। कहने मतलब ये नहीं कि पुलिस ऑफिसर नहीं कर सकता, लेकिन उसकी सीमाएं हैं। हमारी वो जो परिधि है वो बड़ी है, आईएएस ऑफिसर की परिधि बड़ी है, वैरायटी है, आप अलग अलग जगह पर ज्यादा ग्रेटर इंपैक्ट कर सकते हैं। अगेन मैं फिर ये कहना चाहूंगा, पुलिस ऑफिसर भी बहुत इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर में करेगा, क्राइम में करेगा, वो एक लिमिटेड डोमेन है, आईएएस ऑफिसर का डोमेन होगा। एक चीज नोटिस की इसमें, कि जब आपने सर्विसेज ज्वाइन की, उससे पहले जब आपने प्रिपेयर किया, आई थिंक यू एज अ स्टूडेंट वर वेरी क्लियर कि आपको करना क्या है। एंड ये क्लैरिटी ऑफ विजन मुझे आपके पूरे ओवरऑल लाइफ स्पैन जो आपने पूरा ब्यूरोक्रेसी में दिया है, वो मुझे क्लैरिटी दिखी है कि आपको पता है कि आपको करना क्या है। इसी तरीके से आप आईपीएस में भी आपको पता था कि आपको आईएएस निकालना है, आपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में फिर आईएएस भी क्लियर किया, एंड लाइकली आपने आगे भी उसी तरीके से प्रोसीड किया। सर, इंडिया को शेप करने के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल ब्यूरोक्रेसी प्ले करती है, राइट? अभी वी हैव बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, राइट? और हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं हमारे डेटास कि हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन जाएंगे। एंड इस बीच में दो पिक्चर्स निकल कर आती हैं, एक ग्लोबल पिक्चर है इंडिया की, और एक ग्राउंड पिक्चर है। ग्लोबल पिक्चर में आपने दिखाया आप फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं, लेकिन ग्राउंड पिक्चर में अगर मैं देखूं तो स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा, इन तीनों की ही प्राइवेटाइजेशन हो गई है। अगर आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो आपको प्राइवेट स्कूल, लोग भाग रहे हैं, मेरे को प्राइवेट हॉस्पिटल से अपना इलाज करवाना है। अच्छी शिक्षा चाहिए, भाई प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन करवा लिए। अच्छा सुरक्षा चाहिए तो मैंने प्राइवेट इंडस्ट्रीज में कांटेक्ट करके अपने लिए प्राइवेट गार्ड्स लगवा लिए, मैंने सुरक्षा ले लिया। जहां पर एक ब्यूरोक्रेसी या फिर सरकार का काम होना चाहिए हमारे सिटीजन्स के लिए इन सारी सुविधाओं को मुहैया करवाना। तो इन सारे दृश्य को देखकर आपको क्या लगता है कि
क्या ये सिस्टम का फेलियर है, लीडरशिप का फेलियर है, या कोई और प्रॉब्लम है? नहीं, फेलियर नहीं है, एवोल्यूशन है। हम्म। ऐसे किसी भी डेमोक्रेसी में इवॉल्व होती है डेमोक्रेसी। इंडिया भी इवॉल्व कर रही है डेमोक्रेसी। जहां एक और हमें इसका गर्व है कि हम चौथे लेवल पर पहुंच गए हैं जीडीपी में, वहीं समस्याएं बहुत हैं। जैसे अगर आप पर कैपिटा इनकम देखें तो अभी भी हम 100 के नीचे हैं कहीं, है ना। तो हम एक और अपनी पीठ जरूर थपथपाएं कि हम चौथे पहुंच गए, लेकिन धरातल की वास्तविकता से हम अपने आप को नकार नहीं सकते। वो पहचानना पड़ेगा। जो आपने बातें कहीं भाई सही है कि क्या पर कैपिटा इनकम, क्या गरीबी को उस स्तर तक हम दूर कर पाए हैं जो हमें करना चाहिए था, ये विचार होना चाहिए जी। अगर जो आज की मेरे विचार से सबसे अहम समस्या है वो अनएम्प्लॉयमेंट की है, तो आप चाहे चौथे पे पहुंच जाएं चाहे तीसरे पे पहुंच जाएं, अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करेंगे तो फिर आपके तीसरे और चौथे का कोई मतलब नहीं है। मतलब तभी होगा जब कॉमन मैन को जो आपने चीजें बताई, स्वास्थ्य शिक्षा में उपलब्ध करा दी। तो ये महत्वपूर्ण चीज है, इस पे जोर होना चाहिए। कभी कभी मुझे थोड़ा दुख इस बात पे होता है कि इन विषयों पर ज्यादा चर्चा नहीं होती। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट पे कोई चर्चा नहीं करता जी। हर आदमी डंका बजा रहा है कि हम तीसरे पे पहुंच गए, वो अच्छा है, तीसरे चौथे जहां भी पहुंच गए, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट को हमें हैंडल करना है। राइट। तो दूसरा पॉइंट जो आपने कहा प्राइवेटाइजेशन का, ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है। प्राइवेटाइजेशन तो होता है कि अगर सरकार कुछ कर रही है वो दूसरा करने लगे, इसमें ऑप्शन है उसके पास, सरकार का इसकी भूमिका नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट को ये प्रयास करना चाहिए कि जो पब्लिक एजुकेशन सिस्टम है उसमें सुधार आए। एज सेक्रेटरी एजुकेशन मैंने इस समस्या से जूझा काफी, और मैंने लिखा भी है इसके बारे में। मेरे पास 20 महीने थे, जो थोड़ा बहुत प्रयास कर सकते थे उसमें किया गया, लेकिन उसमें बहुत करने की आवश्यकता है। शायद एजुकेशन को, शिक्षा को जो प्रायोरिटी देनी चाहिए इस देश में, वो बातचीत में तो दी जाती है लेकिन वास्तविकता में नहीं दी जाती है। आप उसका बजटरी एलोकेशन देख लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि 6% जीडीपी का आना चाहिए एजुकेशन को। अभी तक जो सर्वाधिक जो गया है इंडिपेंडेंस से वो 3.1% गया है। तो अब हम अगर फाइनेंस ही नहीं एलोकेट करेंगे तो कैसे शिक्षा का सुधार होगा। मैं अक्सर कहता हूं कि इस देश में आइडियाज की कमी नहीं है, जिसके पास चले वो आइडिया लिए घूमता है, लेकिन किसी भी आइडिया को फ्रक्टिफाई करने के लिए और सस्टेन करने के लिए इट हैज टू बी पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल, सोशली डिजायरेबल, टेक्नोलॉजिकली फीजिबल, फाइनेंशियली वायबल, एडमिनिस्ट्रेटिवली डूएबल, जुडिशियली टेनेबल, इमोशनली रिलेटेबल और एनवायरमेंटली सस्टेनेबल। तो इसमें जो फाइनेंशियल वायबिलिटी वाली बात है कि आप कोई भी आइडिया करना चाहें, आइडिया बहुत बढ़िया, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ गई, बड़े बढ़िया आइडिया एक जगह पर, ठीक, लेकिन उसमें उन्होंने यही लिखा है कि 6% आप जीडीपी दे। अब वो तो आप देंगे नहीं, तो फिर काम कैसे बनेगा। तो हमें कोई भी कार्य करने के लिए, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, दोनों में, स्वास्थ्य में जैसे स्वास्थ्य में पैसे की शायद उतनी कमी नहीं है जितना ह्यूमन रिसोर्स की है, तो एडमिनिस्ट्रेटिवली डूएबल नहीं हो पा रहा वो, क्योंकि जितने हमें डॉक्टर्स चाहिए रूरल एरियाज में, जितनी नर्सेस चाहिए वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो हमें करना क्या है, हमें पहली चीज ये मानना होगा, ये स्वीकारना होगा कि दो वी हैव रीच्ड फोर्थ, वी हैव बिकम फोर्थ इन जीडीपी, देयर आर वेरी सीरियस इश्यूज, और ये अगर हम मानेंगे नहीं तो सुधारेंगे नहीं। हम अक्सर ये डिस्कशन में ही नहीं लाते कि अनएम्प्लॉयमेंट एक समस्या है, राइट, तो हम डिस्कशन में नहीं लाएंगे तो समाधान कैसे होगा। इसमें किसी को दोषारोपित करना ठीक नहीं है कि लीडर की कमी है, उसकी है। मैं समझता हूं हमें आपको मिलके इन इश्यूज को उठाना चाहिए कि भाई जहां एक और अपनी पीठ थपथपाइए आप, और सही थपथपाएंगे आप कि आप चौथे पायदान पर पहुंच गए। साथ ही साथ जो गंभीर इश्यूज इस समय हैं जिनका समाधान हो सकता है, मेरा ये मानना है हो सकता है, मैं ऑप्टिमिस्ट हूं, उन पे हम कम से कम चर्चा तो करें। हम मानेंगे नहीं तो चर्चा नहीं होगी, चर्चा नहीं होगी तो समाधान नहीं मिलेगा। जब हम मान लेंगे, चर्चा करेंगे तो समाधान की तरह रास्ता निकलेगा। ये अगले दिन नहीं सुलझ जाएगा प्रॉब्लम, समय लगेगा, लेकिन कम से कम शुरुआत तो करें चर्चा करके। सर, आपने एजुकेशन में भी एज ए सेक्रेटरी काम किया और वहाँ पे आपने चैलेंजेस भी देखे होंगे, और जो अभी प्रॉब्लम है ग्रास रूट लेवल पे इन एजुकेशन सेक्टर, आपने वो भी देखा होगा। कौन से ऐसे मेजर 3 प्रॉब्लम्स हैं जो इंडिया को लेकर जा रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ? देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट पे आने से पहले, क्योंकि आपने एजुकेशन में कहा, मेरे विचार से टीचर एक प्रमुख भूमिका बना है, टीचर की एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए। आप कुछ कर लीजिए, अगर टीचर ठीक नहीं होगा तो आपकी क्वालिटी नहीं होगी। आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर लगा लीजिए, कुछ कर लिए, ऑडियो विजुअल लगा दीजिए, लेकिन अगर टीचर आपके ठीक नहीं होंगे तो टीचर होना आवश्यक है। और इसमें मैंने अपनी पुस्तक में भी लिखा है इसके बारे में कि इसके जो माफिया हैं बड़े गंभीर है। जैसे बीएड और डीएलएड का माफिया सबसे बड़ा माफिया है। हमने प्रयास किया उनका कुछ करने का, उस समय तो कुछ नहीं हो पाया, लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इसकी व्यवस्था की गई है कि बीएड डीएलएड कॉलेज जो फर्जी हैं, इस समय 16,000 में से लगभग 4,000 ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको डिग्री मिल जाएगी। तो क्या बनेगा टीचर? और फिर आपको पता होगा कि एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर कई साल जेल में रहे,
टीचर के रिक्रूटमेंट में। तो ये माफिया हैं, बड़े गंभीर माफिया हैं और इनको टेक ऑन करना पड़ेगा। लेकिन शायद जो इसमें फोकस होना चाहिए एजुकेशन पे, मेरे विचार से उतना फोकस नहीं है इस देश में। इसमें फोकस होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। अब आइए अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट के आपको कारणों को जानना पड़ेगा और वो सेक्टर देखने पड़ेंगे जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो सकता है। पहला तो ये सही है कि अगर आप सही प्रकार की शिक्षा लोगों को नहीं देंगे तो एम्प्लॉयबल ही नहीं होंगे। हम उसको हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ा के बीए में करा देंगे, वो कहाँ काम करेगा? उसी के लिए जो नई एजुकेशन पॉलिसी में बहुत अच्छी व्यवस्था है कि वोकेशनल ट्रेनिंग पे आप बल दीजिए, जिससे आदमी एम्प्लॉयबल तो हो सके। उसके कई और पहलू हैं, लेकिन सामान्य रूप से मेरे विचार से सरकार को इन बिंदुओं पर जरूर विचार करना चाहिए। कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, और वो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे न्यूज़पेपर में हेडलाइन नहीं मिलेगी आपको। हेडलाइन तो तब मिलेगी 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया, 5,000, उसमें कोई ये नहीं पूछता कि एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों को होगा, कुछ 100 लोगों का होगा। लेकिन अगर आप सेक्टर देखिए, मीडियम स्मॉल स्केल सेक्टर, जो कि सबसे ज्यादा पोटेंशियल है एम्प्लॉयमेंट का, अगर उस सेक्टर की समस्याओं का आप समाधान करें तो उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। क्योंकि खाली गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, खाली गवर्नमेंट से एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। हमें प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करना होगा कि एम्प्लॉयमेंट दे, और वो सेक्टर लार्ज स्केल सेक्टर नहीं है, वो मीडियम स्मॉल स्केल सेक्टर है। दुख का विषय है कि इस पे चर्चा भी हम नहीं करते। सर, प्राइवेट सेक्टर को अगर हम इनकरेज करते हैं, सपोज आप यूपी में आपने एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया, वहाँ पे अगर कोई इंडस्ट्री चाहती है कि वो यूपी में मूव ऑन करे, आपके क्षेत्र में आए, तो उसको वहाँ पे रिसोर्सेज चाहिए होंगे, उसको रोड कनेक्टिविटी चाहिए, उसको लेबर चाहिए एडुकेटेड, वहाँ पे उसको ऐसा माहौल चाहिए कि अगर जैसे कोई बाहुबली वहाँ पर ऐसा ना हो जो उसको फिर इंटरवीन करे उसके प्रोसेस में, उसको सारे कुछ उसके बिजनेस के अकॉर्डिंग सब कुछ चाहिए होगा। अगर वो एनवायरनमेंट हम उसको अगर नहीं दे पाएंगे तो वो डेफिनेटली वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। एग्जैक्टली यही है, इसी में सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, और इस देश में है। आप तमिलनाडु में चले जाइए, जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट की क्लाइमेट है वो कितनी बेहतर है वहां पर। क्यों वहां पर इन्वेस्टमेंट जा रहा है, क्यों और प्रदेशों में नहीं जा रहा है? ये चीजें हो सकती हैं, क्योंकि ये टिम्बकटू में नहीं हो रही है, हमारे देश में कई स्टेट्स में आपने पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया है। तो हमें समझना पड़ेगा कैसे हुआ, और समझ के हम वो व्यवस्था बनाएं। यहाँ पर हम सिर्फ प्रोग्राम्स करते रहेंगे बड़े बड़े और एमओयू साइन करेंगे तो उससे तो काम नहीं चलेगा। वो ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन उससे अधिक ये है कि आप इंडस्ट्री के साथ बैठिए और समझिए कि उसकी समस्याएं क्या हैं। मैं इसमें रहा हूं इंडस्ट्री में, इसलिए मुझे थोड़ा सा आइडिया है। जो हमारी प्रोसेसेस हैं वो बड़ी पेनफुल है, स्पेशली स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल के लिए प्रोसेसेस हैं। उसको कोई सैंक्शन करने के लिए, कोई अप्रूवल लेने के लिए कितनी जगह दौड़ना पड़ता है। हम बात करते हैं सिंगल विंडो की, लेकिन क्या हम एक्चुअल सिंगल विंडो क्रिएट कर पाए हैं? इसी संदर्भ में हमें देखना पड़ेगा कि जिन प्रदेशों में अच्छा कार्य हुआ है कैसे हुआ है। मैं अक्सर ये कहता हूं कि नीति आयोग बहुत सारे काम करती है। मेरे विचार से नीति आयोग को बेसिकली ये काम करना चाहिए कि देश में जहां अच्छा कार्य हो रहा है उसका विश्लेषण करके अन्य प्रदेशों को कन्विंस करें कि यहां हो रहा है, आप भी ऐसा कर सकते हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं ऐसे करने में। उदाहरण के तौर पर, जो थोड़ा सा मैं डाइग्रेस कर रहा हूं, कि जो करप्शन होता है वो इस वजह से होता है कि किसी व्यक्ति को काम के लिए किसी अधिकारी से मिलना पड़ता है, ठीक है, या तो जल्दी कराने के लिए। अगर ये मुलाकात ही खत्म कर दें हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरा अनुभव है इसमें जी। कोल में मुझसे कहते हैं कि आपने इतना ऑक्शन कर दिया और आप कोई करप्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने टोटली ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बना दी थी। कोल शायद मिनिस्ट्री पहली मिनिस्ट्री थी जहां पे फाइल और पेपर था ही नहीं। वी हैड डिजिटाइज्ड एवरीथिंग, 100% डिजिटल। कोई कागज आता था डिजिटल होकर आगे जाता था। मुझे याद है उससे पहले भी जब मैं कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में था, जब मैं प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप देख रहा था, और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप का काम यह था कि 1,000 करोड़ से अधिक का कोई प्रोजेक्ट है तो उसको फास्ट ट्रैक करने पे मेरे पास आते थे, और 15 महीने में हम लोगों ने 5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट क्लियर किए। ये इस सरकार में नहीं, यूपीए गवर्नमेंट में जब कोई कार्य नहीं हो रहा था। 5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स क्लियर हो गए। मुझे स्मरण है कि एक बार कुमार मंगलम बिरला मुझसे मिलने आए थे, उनके 2 सीईओ साथ थे, तो उन्होंने मेरे टेबल पर कोई फाइल नहीं देखी। बोले सर पहली बार मैं देख रहा हूं, आई हैव नॉट सीन एनी ऑफिसर विदाउट एनी फाइल ऑन हिज टेबल। आई टोल्ड हिम आई डोंट हैव एनी फाइल। ही सेड व्हाट डू यू मीन? आई टोल्ड हिम वी हैव डिजिटाइज्ड एवरी फाइल। ही वांटेड टू अंडरस्टैंड। मैंने पूरा समझाया उनको हमने क्या किया। फिर अपने 2 अधिकारियों की तरफ मुड़े, सीईओस की तरफ, 2 अलग अलग कंपनीज के थे। बोला व्हाई कांट वी डू इट इन आवर प्लेस? मैंने कहा आप नहीं कर पाएंगे। बोले क्यों? मैंने कहा हम ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं, आप नहीं हो सकते ट्रांसपेरेंट। तो मेरा ये मानना है कि इट हैज टू स्टार्ट एट द टॉप।
अगर हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करें ठीक है। तो ना केवल करप्शन कम होगा, सैंक्शंस फास्ट हो जाएंगी। देखिए, मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आपने 5 लाख करोड़ का कैसे कर लिया। मैं बड़ा सिंपल था, हमने ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बता दी। उससे ये हुआ कि बाहर के किसी व्यक्ति को पता रहता था कि कौन सा व्यक्ति किस फाइल पर कितने घंटे कितने मिनट बैठा हुआ है। वो अपने आप क्लियर कर देता था। नो मैटर हाउ इनएफिशिएंट आई एम, आई लाइक टू अपीयर एफिशिएंट टू द पब्लिक एट लार्ज। तो आप आज की तारीख में जो आप बातें कह रहे हैं, टेक्नोलॉजी के उपयोग से ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, हुआ है कई क्षेत्रों में, शायद और किया जाना आवश्यक है। तो जितनी आप प्रोसेसेस सिंप्लीफाई करेंगे, जितनी टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, आप देखेंगे प्रक्रियाएं उतनी स्मूथ हो जाएंगी, लोगों को इधर उधर दौड़ना नहीं पड़ेगा, उनको क्लियरेंस मिल जाएंगी, जो कि हो सकता है। ये एक आइडियल सिचुएशन नहीं है, इट इज अ पॉसिबल सिचुएशन। टेक्नोलॉजी का यूज करके हमने सारे प्रोसेसेस को कन्वीनियंस कर दिया, बहुत इजीली हमने मॉनिटर किया। मैं ना आपकी किताब में, आपकी पुस्तक से ही मैं एक वाक्य उठाता हूँ, आपने उसमें बहुत अच्छी तरीके से समझाया था, जहाँ पर आपने फोटोकॉपी मशीन बहुत। हाँ, आप तो पैदा नहीं होंगे, 1991 का प्रकरण है। तो मैं वहां से ये वाक्य उठा के इससे रिलेट करना चाहता हूँ कि जब आप टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करते हैं और किसी चीज को आप ऑटोमेट कर दिया, आपने कोई प्रोसेस, तो वहां से आपने ह्यूमन नीड खत्म कर दी और इनडायरेक्टली आप वहां से एम्प्लॉयमेंट खत्म कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट नॉट नेसेसरली, वो कहीं और एम्प्लॉयमेंट आएगा। ये जो फर्जी का एम्प्लॉयमेंट है, देखिए एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से कुछ वैल्यू क्रिएट हो। आपको घर बैठ के हम पैसा देते रहे हैं तो आपको पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन आप कुछ वैल्यू नहीं क्रिएट कर रहे हैं, आपको डोल मिल रही है। राइट। अगर वही काम ज्यादा एफिशिएंटली हम कर सकें और उस व्यक्ति को कहीं हम और एंगेज कर सकें, ये तो जब भी टेक्नोलॉजी आती है ये पहला आता है कि इससे एम्प्लॉयमेंट खत्म होगा। जब भी आई, जब कंप्यूटर्स आए तो लोगों ने पहले बड़ा प्रोटेस्ट किया, वो कहीं और एम्प्लॉय हो गए। तो आप फिर से स्टडी करके अपने को इम्प्रूव करके और जगह एम्प्लॉयमेंट हो सकता है। ये तो कोई रीजन है ही नहीं कि एम्प्लॉयमेंट खत्म होगा इसलिए हम जो व्यवस्था है वो चलने देंगे, ये तो ठीक नहीं है। अल्टीमेटली व्यवस्था पब्लिक के लिए है। अगर पब्लिक को, जैसे आपने उदाहरण दिया फोटोकॉपी मशीन का, पब्लिक को कितना लाभ हुआ आप सोचिए। उससे एक बार वो प्लीज वो किस्सा समझाइए। देखिए, जब मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना तो वहां पे लखीमपुर खीरी में 1991 की बात है, तो हर जिले में एक रिकॉर्ड रूम हो जाए जहां रेवेन्यू रिकॉर्ड रखे जाते हैं। तो जब लोगों को अदालतों में या किसी भी प्रकार से एक कॉपी की जरूरत होती है उनके लैंड रिकॉर्ड्स की, उसको रजिस्ट्री करानी है, कोर्ट में दाखिल करनी है, कहीं भी जी, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम में एक एप्लीकेशन लगाता था। तो व्यवस्था ये थी कि वो एप्लीकेशन लगाता था, अर्जेंट एप्लीकेशन पहले टेकअप हो जाती थी, एप्लीकेशन के बाद वो फाइल निकलती थी, फाइल निकल के जो जिसकी वो कॉपी मांगता था, एक व्यक्ति को असाइन किया जाता था, वो उसको हाथ से कॉपी करता था, वो जो उसमें लिखा होता तो हाथ से कॉपी करता, दूसरा व्यक्ति उसको चेक करता था इसने सही कॉपी किया, और तीसरा व्यक्ति उसको साइन करता था, हाँ ये ठीक है। तो 3 लोगों का आपके हिसाब से एम्प्लॉयमेंट था। हाँ। लेकिन इसमें टाइम कितना लगता था और इसमें ह्यूमन एलिमेंट इन्वॉल्व था, तो जल्दी करे, तेज करे, उसमें खूब तो मल्टीपल पेजेस होते होंगे उसके, स्पीड मनी चलता था कि किसी का जल्दी हो रहा है, किसी बाद में चल रहा है, जिसने पैसा दे दिया उसका जल्दी हो गया, जिसने नहीं दिया। तो उन दिनों फोटोकॉपिंग मशीन आई थी, तो लखनऊ में मैं काम करता था, उससे पहले लखनऊ में थी, यहाँ नहीं थी। तो मेरे दिमाग में एक फोटोकॉपिंग मशीन लगा दे, उससे फोटोकॉपी होके साइन होके दे देंगे, बड़ा सिंपल। फिर मैंने फोटोकॉपिंग मशीन मंगाई, वहां लगवा दी, और जिस दिन एप्लीकेशन आती थी उस दिन उसको मिल जाती थी कॉपी। आप सोचिए, उस व्यक्ति को पहले एप्लीकेशन देगा, पैसे जमा करेगा, फिर आएगा लेने कॉपी जी। तो वकीलों का एक समूह मुझसे मिलने आया, उन्होंने कहा कि साहब आप क्यों हमारी पेट पे लात मार रहे हैं? हमने क्या हो गया? बोले सर, जब हम लोग एप्लीकेशन फाइल करते थे उसमें कुछ सबको बढ़ जाता था, थोड़ा बहुत मिल जाता था, अब सबका जो है नुकसान हो गया है। मैंने कहा यार आप किसके लिए काम कर रहे हैं? कॉमन मैन के लिए कर रहे हैं ना, उसकी आप नहीं सोच रहे, उसको जो परेशानी होती है एप्लीकेशन देकर, वो परस्यू करे, जल्दी दे जल्दी दे। बोले अच्छा सर ऐसा कीजिए, आप अर्जेंट एप्लीकेशन के लिए फोटोकॉपी कर दीजिए, नॉर्मल एप्लीकेशन की पूरी व्यवस्था चलने दीजिए। हमने कहा कुछ संभव ही नहीं है, क्योंकि आप वो जैसा आपने कहा ना, वो ने कहा साहब इतने लोगों को रोजगार चला गया। मैंने कहा भाई देखिए, इस प्रकार से अगर किसी को रोजगार देना है तो उचित रोजगार नहीं है, क्योंकि वैल्यू एड नहीं कर रहे हैं। शब्द मैं इस्तेमाल करता हूं कि किसी व्यक्ति को कोई काम कर रहा है, उससे वैल्यू एडिशन करना चाहिए। अगर वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा तो फ्री का ले जा रहा है घर पे, तो उससे आर्थिक व्यवस्था को फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा अगर आप वैसे ही पैसा बांटेंगे किसी को। तो फिर वो व्यवस्था चालू है, वो फिर सब जगह हुई वो व्यवस्था। अब तो खैर लैंड रिकॉर्ड ही डिजिटाइज हो गया। मेरा लेकिन पहला ब्रश था वो टेक्नोलॉजी से,
और तब मैंने महसूस किया कि कितना आप ड्रजरी दूर कर सकते हैं, कितने लोगों के लिए आप सहायता कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन से। और उस अनुभव के बाद मैंने अपने पूरे कार्यकाल में जब भी जहां भी रहा, मैंने टेक्नोलॉजी रियली बहुत यूज किया। हाँ, स्कूल सेगमेंट में भी जब आप काम कर रहे थे, उसमें भी आपने प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप में भी आपने टेक्नोलॉजी यूज किया, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आ गई। सर, आप यूपी से हैं, यूपी में भी इलाहाबाद में आपका जन्म हुआ था वहां से, और मुझे अगर मैं हिस्टोरिकली भी देखूं, पॉलिटिकली भी देखूं, तो यूपी बहुत एक्टिव स्टेट रहा है, हाइपर एक्टिव रहा है इवन। एंड इलाहाबाद वाज वंस कैपिटल ऑफ यूपी, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध। सो वहाँ जो इतना इंपॉर्टेंट एरिया है, और यूपी के ही एक एरिया में हम देखते हैं जिसे पूर्वांचल का क्षेत्र कहते हैं, वो बहुत ज्यादा गुंडों के वजह से या फिर माफियाओं के लिए बहुत ज्यादा वो कहीं ना कहीं एक्टिव रहा है। और जिस समय में आप वहां पर डीएम बने हैं, वो समय भी जब सर्विसेज में आए, कह लीजिए 80 और 90 का दशक, वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकली गैंग वॉर्स वाला दौर था। बहुत सारे आपके पास एक्सपीरियंसेस ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, बहुत सारे ऑड एक्सपीरियंसेस रहे होंगे। आई वांट टू नो वन ऑफ योर बेस्ट एंड वन ऑफ योर वर्स्ट एक्सपीरियंस व्हाइल यू वर डीएम ऑफ लखीमपुर खीरी। डीएम में मतलब सब अच्छे ही रहे एक्सपीरियंसेस, मुझे बहुत खराब ध्यान नहीं आते, लेकिन मुझे एक अनुभव स्मरण है कि खीरी में सब शांति चल रही थी उन दिनों, राम जन्मभूमि का प्रकरण चल रहा था, बड़ा टेंशन, बहुत टेंशन। बाकी सब जिलों में कर्फ्यू था, लखीमपुर खीरी में हमें कर्फ्यू नहीं लगाना पड़ा। उसका कारण ये था कि उससे पहले उसके एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट हरदोई में मैं एसडीएम था, तो वहाँ पर एक विधायक के अगेंस्ट मैंने एनएसए का केस बना दिया था, बहुत ही पावरफुल, और जिसके फलस्वरूप मेरा ट्रांसफर हो गया वहाँ पे। तो उस समय तो ट्रांसफर हो गया, लेकिन मेरी ख्याति कुख्याति फैल गई थी। तो मैं पड़ोसी जिले का जब डीएम बना तो सबको पता था कि ये किसी को छोड़ेंगे नहीं, अगर कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी को गड़बड़ करेगा अंदर कर देंगे। तो जब मैं डीएम हरदोई बना तो वहां पे मेरी ख्याति पहुंची हुई थी हरदोई वाली, ये किसी को छोड़ेंगे नहीं, अगर कोई होगा तो एक्शन लेंगे। इस वजह से बड़ी शांति थी, मुझे कर्फ्यू नहीं लगाना पड़ा जी, मैं बहुत स्ट्रिक्ट था। लेकिन हुआ ये कि किसी का मर्डर हो गया है, किसी व्यक्ति का। तो जब मर्डर हुआ तो वो जो रूलिंग पार्टी के जिलाध्यक्ष थे, उन्होंने कहा मैं इसका जनाजा निकालूंगा, फ्यूनरल प्रोसेशन। तो मैंने कहा तो इतनी कम्युनली सरचार्ज एटमॉस्फेयर में आप निकालेंगे तो यहाँ तो राइट्स हो जाएंगे। मैंने समझाने की कोशिश की, वो नहीं माने कि हम निकालेंगे। मैंने उनको बंद कर दिया। जब बंद किया तो मैंने अपनी पत्नी से कहा देखो भाई, वहाँ तो फिर फाइल चलाई थी हमने हरदोई में, यहाँ तो बंद कर दिया है, यहाँ तो कुछ ऑर्डर आ ही जाएगा। सुबह शाम को लेट इवनिंग में मेरे 10 साढ़े 10 बजे चीफ मिनिस्टर का फोन आया मेरे पास। मुलायम सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा डीएम साहब आपने हमारे अध्यक्ष जी को बंद कर दिया। हमने कहा हाँ किया है। क्यों किया? तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा साहब यहाँ साहब आपके इकबाल से सब ठीक ठाक चल रहा है और वो कह रहे हैं कि हम फ्यूनरल पोजीशन निकालेंगे, तो ये जनाजा निकालेंगे तो यहाँ तो राइट हो जाएगा, सबकी बदनामी होगी सर, आपकी बदनामी होगी। नहीं कोई तरीका बताइए उनको कैसे छोड़ा जाए। तो मैंने कहा साहब आप बात कीजिए, कोई उनसे बात करें, उनसे कहे कि साहब ये निकालने की क्या जरूरत है फ्यूनरल पोजीशन। तो उन्होंने मालूम नहीं क्या समझा, फोन रख दिया। मैं समझा कि अब तो नाराज नहीं, अगले दिन हटा देंगे मुझे। अगले दिन सुबह मेरे पास फोन आया कि वो अध्यक्ष जो है वो तैयार हो गए फ्यूनरल पोजीशन ना निकालने के लिए। उन्होंने उनको छोड़ दिया। मेरी कोई व्यक्तिगत कोई उनसे नाराजगी तो थी नहीं। 2 महीने बाद उन्हीं चीफ मिनिस्टर ने जो मुझसे उतना नाराज थे, मुझे अवार्ड किया उन्होंने एज वन ऑफ द फाइनेस्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो ये अनुभव था मेरा वहां पर, बड़ा बढ़िया अनुभव। उन्होंने भाप लिया होगा मे बी कि मालूम नहीं। देखिए ऐसा है कि मुलायम सिंह जी के बारे में मैंने लिखे हैं कुछ प्रश्न कि वो विंडिक्टिव नहीं थे। ओके। मतलब कई बार ऐसा रहा, जैसे मैं उसके बाद भी जब मैं उसके कई वर्षों बाद जब मैं सेक्रेटरी हॉर्टिकल्चर बना, मुझे याद है कि उस समय भी मेरा ट्रांसफ़र हुआ था ऐसी। और एक बार मैं रूरल डेवलपमेंट कमिश्नर बना था, कमिश्नर रूरल डेवलपमेंट। तो वो मुलायम सिंह जी मीटिंग्स लेते थे, डिविजनल मीटिंग्स लेते थे। तो मुझे याद है इलाहाबाद में मीटिंग ली, बड़ा उन्होंने तारीफ़ की। लेकिन उन दोनों एक अजीब सी व्यवस्था थी कि हर मीटिंग बाद कुछ लोगों को सस्पेंड किया जाता था। वो कोटा बना हुआ था सस्पेंशन, अजीब सी व्यवस्था थी। मीटिंग के बाद सस्पेंशन, मीटिंग के बाद कुछ लोगों को सस्पेंड करते थे। अब क्यों करते थे मुझे बड़ा विचित्र लगता था। तो मेरे पास सुबह फोन आया कि आप इन 4 वीडियो को सस्पेंड कर दिए। मैंने साहब मुख्यमंत्री बड़े खुश थे, बड़ा इत्तेफाक, बोले नहीं वो तो कोटा है सस्पेंशन का। देखिए बेवकूफ़ी की हद है। तो मैंने कहा देखिए आप किस आधार पर करेंगे? बोले वो आप देख लीजिए कैसे, तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी को समझाइए कि ये कोई तरीका थोड़ी ना। बोले नहीं सर वो तो उन्होंने कह दिया है और सब अनाउंस कर दिया है, मीडिया में भी अनाउंस कर दिया है कि इतना सस्पेंड। तो मैंने अपना ट्रांसफ़र करा दिया वहाँ से। मैं गया, मिला प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मैंने कहा मुझे ट्रांसफ़र, मैं चला गया वहाँ से। तो कुछ अच्छे सुखद कुछ ऐसे अनुभव
पूरे जीवन में रहे। आई थिंक इसलिए आपने शायद लिखा स्ट्रेंज आर द वेज ऑफ पॉलिटिशियंस। नहीं, ऐसा है नहीं कि मैं पहले पॉलिटिशियन को समझ नहीं पाया था शुरू में। मुझे गलतफहमी थी कि सब गड़बड़ होते हैं, सब बदमाश होते हैं, समाज में जितनी दुर्व्यवस्था है उनकी वजह से। मुझे धीरे धीरे समझ में आया वो इतने ही रिस्पॉन्सिबल है जितना मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। सर एक आम आदमी का भी यही मानना है। नहीं, हाँ। वो ठीक है, वो आम आदमी हाँ। तो हम थोड़े से आम आदमियों से अलग है, मतलब अलग हमने रहते उनसे हैं। थोड़ा क्लोजली देखा हम्म, कि अच्छे भी होते हैं। जैसे मैंने कल्याण सिंह जी के साथ काम किया, बहुत बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरा। उसी तरह खड़गे साहब के साथ मैंने काम किया, बड़े अच्छे, मतलब अलग अलग पार्टी के हैं। राइट। ऑस्कर फर्नांडिस साहब बड़ा बढ़िया, प्रकाश जावड़ेकर साहब, देखिए अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग पार्टियों के हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। तो हर पार्टी में अच्छे लोग भी हैं, हर पार्टी में खराब लोग भी हैं। ये सामाजिक व्यवस्था है, इसमें कुछ अच्छे खराब होते ही हैं। शुरू में मैं सबको खराब समझता था, पहली चीज, और दूसरा मैं समझता था ये जब गड़बड़ है तो उनसे भिड़ता था। ठीक है। धीरे धीरे मेरे समझ में आया कि मैं बेकार भिड़ रहा हूं इनसे, अच्छा। मुझे इनसे काम कराना है तो हम काम कराएं। तो जैसे मायावती जी के साथ भी रहा, उनसे भी हमने काम कराया। मतलब आसान नहीं था काम कराना, लेकिन कराए काम। तो फिर मैंने ये धीरे धीरे आर्ट डेवलप करने की कोशिश की कि अगर कोई आदमी बहुत ठीक भी नहीं है, मैं उससे अपना काम ठीक ठाक काम कैसे कराऊं। ये कैसे हुआ? ये हम हर व्यक्ति की, कोई भी व्यक्ति, जैसे रावण था, रावण बहुत खराब था, लेकिन लक्ष्मण को भेजा रामचंद्र जी ने, जाओ भाई सीखो, उसमें कुछ अच्छाइयां थी ना। बिल्कुल। तो धीरे धीरे जब आप समझ लेंगे किसी व्यक्ति में इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, तो आप उसको प्ले करें। तो कोई आदमी परफेक्ट नहीं होता, कोई आदमी टोटली इम्परफेक्ट नहीं होता, शेड्स ऑफ ग्रे हैं, कुछ ज्यादा इम्परफेक्ट होता है, कुछ कम परफेक्ट होता है। तो आपका काम यह है ब्यूरोक्रेट कि आपको उससे काम कराना है, आपको उसका गलत काम नहीं करना है और अपना काम कराना है। ये दो चीजें हैं ना। हाँ। तो ये आर्ट आपको डेवलप करनी पड़ेगी, उसकी अच्छी सेंस को अपील करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कैसे वो काम। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, क्योंकि मायावती जी के साथ हमें काफी कठिनाई होती थी काम करने में, क्योंकि कई ऐसे वाकया है, और प्रमुख रूप से क्योंकि मैंने उससे पहले कल्याण सिंह जी के साथ काम किया था, वो तो वन ऑफ द फाइनेस्ट लीडर्स आई वर्क विद। उसके बाद मायावती जी के साथ, तो मायावती जी की आदत थी वो मीटिंग में ही डीएम को सस्पेंड कर देती। मीटिंग चल रही है, किसी बात से नाराज हुई, सस्पेंड कर ये दिया। वही चीज होगी मुलायम सिंह जी के लिए जो आपने कहा देखिए मीटिंग के बाद। वो कुछ समझ में नहीं आता था वहां पे, हाँ, कर दिए सस्पेंड। अच्छा। विम्स एंड फैंसीज। विम्स एंड फैंसीज। मुलायम सिंह जी उतने नहीं थे। मुलायम सिंह जी का तो उस केस में भी वीडियो में अगर मुझे मौका मिलता उनको समझाने का तो मैं समझा लेता हूँ, वो समझते थे। कई बार केस में ऐसा हुआ, मैंने समझाया, समझ गए। मेरा सामान्य रूप से नेताओं के साथ ये अनुभव रहा, 90% केस में मैं उनको समझा लेता था, ठीक। 10% में वो जो रूल करते थे। शुरू शुरू में वो 10% मुझे खराब लगते थे, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आया भाई आफ्टर ऑल वो नेता है, उसका अपना एजेंडा है। 10% अगर मैं नहीं करा पा रहा हूँ सो भी इट यार, 90 तो हो रहा है। अब ये नजरिया है, वो बदलता है धीरे। तो मायावती जी के साथ उन्होंने सस्पेंड कर दिया डीएम। अब डीएम रोता हुआ है कि सर मेरी तो कोई गलती नहीं थी, मैं उस समय उनके सचिवालय में था, और वाकई में उसकी कोई गलती नहीं, सस्पेंड कर दी। अब उसको रीइंस्टेट कैसे कराया जाए। अब देखिए, हम लड़ भी सकते थे मायावती से, लेकिन तब तक मैंने सीख लिया था लड़ने से कुछ हो नहीं, तरीका निकालिए इसको। तो हम लोगों ने ये डिस्कवर किया था कि मायावती जी सब सुबह ब्रेकफास्ट लेती थी तो बड़ी खुश रहती थी, उनका मूड सबसे अच्छा रहता था उस समय। वो क्यों रहता तो मुझे नहीं पता, लेकिन रहता था। तो हम लोग डे ऑफिसर होते थे, जैसे मैं डे ऑफिसर था, तो सुबह सुबह हम पहुंचे उनके कमरे में, नाश्ता कर रही। मैंने कहा मैडम वो अफसर जो है उससे गलती हो गई, लेकिन अफसर बड़ा अच्छा है। अब अगर मैं कहता कि गलती नहीं हुई, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी, अगर मैं उनसे कह देता था गलती नहीं हुई तो मैं कुछ करा ही नहीं सकता था उनसे। तो हमने कहा, कई लोगों ने मुझसे कहा कि तुमने ये गलत बात क्यों कही। हमने कहा यार गलत सही नहीं होता, हमें उनसे काम कराना था। काम कराने के लिए हम जाके भिड़ जाए, मैडम आपने उसको गलत सस्पेंड कर दिया, उसकी तो कोई गलती नहीं थी, ये भी कह सकते थे। कई लोगों से भिड़ता था मैं पहले, ये गलती नहीं थी। मैंने उससे कहा नहीं मैडम मुझसे भी हो जाती है गलती, उससे भी होगी। अफसर बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा उसने काम किया, 2-3 चीजें गिनाई, अच्छा अफसर है। मैंने कहा मैडम बहुत अच्छा, अच्छा ठीक है बहाल कर दे, बहाल हो गया। सो अब क्वेश्चन ये है, कई लोग जैसे मैं प्रिंसिपल आदमी होता, मैं जाके भिड़ जाता मायावती से कि आपने क्यों नहीं किया। तो आपको काम कराना है, और ये चीज हमें जो धीरे धीरे समझ में आने लगी नेताओं के साथ काम सिस्टम में रह के आपको कैसे आपको से काम। देखिए कई अधिकारी होते हैं कहते मेरे 45 ट्रांसफर हो गए अपने। अरे भाई तो आप लिए तमगा लगाए घूम रहे हैं, आपको काम कराना है, आपको ट्रांसफर के लिए तो है नहीं। आपको ये समझना है कि अगर नेता काम नहीं कर रहा या आपसे गलत काम कह रहा है तो क्यों कह रहा है, आप क्या कर सकते हैं। अक्सर हम लोग ब्यूरोक्रेट्स में या अन्यथा भी होता है, उम्र भर यही भूल करता रहा गालिब, धूल चेहरे पे थी आईना मलता रहा। आप उसको दोषारोपित करते हैं। आप देखिए आप क्या करें, क्यों बेसिकली एज ए सिविल सर्वेंट आपको ऑनेस्ट तो रहना ही है, ऑनेस्ट तो नेसेसिटी है।
लेकिन ऑनेस्टी अलोन इज नॉट इनफ। आपको काम करना है। कॉमन आदमी आपको ऑनेस्ट तो देखेगा ही, वो कहेगा मेरा काम नहीं कर रहा, ऑनेस्टी घर लेकर बैठेंगे। तो ऑनेस्ट तो रहना ही है। आप ऑनेस्ट रहकर किसी पे एहसान कर रहे हैं, ऑनेस्ट तो रहना है, लेकिन आपको काम करना है। काम कराने के लिए आपको व्यवस्था देखनी पड़ेगी, और उस व्यवस्था को आप परिवर्तित तो कर नहीं सकते। उसी व्यवस्था में आपको काम कराना है। तो मैंने तो बड़ा सिंपल सिद्धांत बनाया कि अगर कोई नेता मुझसे नियम के विरुद्ध काम कहता है तो मैं पोलाइटली उसे मना कर दूंगा। पहले मैं लड़के मना करता था, बाद में पोलाइटली मना करता था, साहब ये नियम है, मेरा ट्रांसफर हो गया, ठीक, नियम के विरुद्ध काम नहीं करो। नियम के तहत काम कहता था तो तुरंत कर देता था, फोन करके बता देता था, तो लोग समझते थे बड़ा एफिशिएंट आदमी है, काम को तुरंत कर देता है। ठीक। फिर ग्रे एरिया आता है जहां नियम क्लियर नहीं है। जैसे किसी का ट्रांसफर करने को कहा, तो अधिकार है उसको, ट्रांसफर करने का अधिकार है, लेकिन उसका एक इम्प्लीकेशन है कि यहां डिमोरलाइज होगा जिसको आप हटाएंगे। तो तब आपका कम्युनिकेशन स्किल्स काम आती है। तो आप नेता को जाके समझाएंगे इसका ये करने से क्या नुकसान होगा व्यवस्था में। अब ये आप किस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है। इसमें लीगैलिटी नहीं है कोई। अगर ट्रांसफर करें या ना करें उसमें ना इलीगल है ना लीगल है, ये एक डिस्क्रिप्शन है। जहां डिस्क्रिप्शन है वहां आप नेता को आपकी स्किल्स बताती हैं कि आप उनको कैसे समझाएं। आप समझा ले जाएंगे तो आपकी बात मान लेंगे, आप भिड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपकी बात नहीं मानेंगे, आपका भी नुकसान हो जाएगा। तो अक्सर क्या होता है, कई ईमानदार अफसर जो हैं, कई हैं, वो ईमानदारी को अल्टीमेट मान के चलते हैं कि ये तो मेरे हिसाब से सही है। वो नहीं देखते नियम है, नियम शांत है, लेकिन उनके हिसाब से ये गलत है। वो कहते हैं नेता जो है वो गलत कह रहा है। मेरा ये कहना था उसमें आपके हिसाब से जो गलत है आप समझाइए। मतलब इसमें लॉ नहीं है कहीं, आप समझाइए। ज्यादातर केसेस में समझा लेता तो समझ जाते थे, कुछ केसेस में हमारी बात नहीं मानते थे। मेरा लगातार अनुभव पूरे करियर में रहा कि कई बार नेताओं ने हमारी बात नहीं मानते थे, तो शुरू में सेवा में मैं भिड़ जाता था उनसे। बाद में मेरे समझ में आया कि भिड़ने से कोई लाभ तो होना नहीं है। आप क्यों भिड़ते हैं? भिड़ने के बजाय आप उनको अच्छी तरह समझाइए। भाई मैं तो प्रधानमंत्री का बता रहा हूं, 2 केसेस में जब मैं पहली बार उनसे मिला और अंतिम बार उससे मिला, दोनों बार मेरा डिफरेंस ओपिनियन था, दोनों बार वो मुझसे सहमत हुए। प्राइम मिनिस्टर, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, उनका दूसरा व्यू था, मेरा दूसरा व्यू था। मैं समझा ले गया उनको दोनों बार में, दोनों बार वो मुझसे सहमत हुए। प्राइम मिनिस्टर जैसा आदमी तो और नेता के लिए क्या है। कई ऐसे केसेस जहां वो मुझसे सहमत नहीं हुए। प्रकाश जावड़ेकर जी बड़े बढ़िया नेता, बड़े बढ़िया लीडर, लेकिन मेरी बात नहीं मानी उन्होंने। उसकी वजह से एक सीनियर आईएएस ऑफिसर को आईएएस से रिजाइन करना पड़ा। अब मैं उनसे भिड़ सकता था उस बात पे कि साहब आपने इनको क्यों। कई लोग होते हैं, मैं नहीं कह रहा वो सही है गलत है, मेरा ये मानना है आपने अपनी बात रख दी पूरी तरह, अच्छी तरह नहीं मानी। उसके बाद एक और वाकया आया जिसमें उन्होंने अपनी बात बदल के मेरी बात मानी। अच्छा, वो अधिकारी बच गया। तो उसकी उनकी कोई मजबूरी हो सकती है जिस वजह से वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी बात का प्रस्तुतिकरण अगर ठीक करेंगे तो चांसेस आर, क्योंकि आपका अगर कोई और एजेंडा नहीं है तो समझेगा भाई ये तो कार्य हित में कर रहा है, तो हो जाएगा। तो ये सटलिटी हम में से कई लोग समझते नहीं है। तो मैं कह रहा हूं मेरी बात है, मेरी बात नहीं मान रहा, भिड़ गए। मैं भी भिड़ता था पहले कुछ वर्षों में, तो मैं भिड़ जाता था नेता से। फिर मैंने रियलाइज किया भिड़ने से कोई लाभ नहीं होता। सर ये बाय द टाइम जो आपने सिस्टम में रह के ये चीज एक्सपीरियंस लिया कि कैसे पॉलिटिशियंस के साथ एक्सपीरियंस के साथ साथ आपने सीखा कि किस तरीके से हमको एक्ट करना है। मेरा यहाँ पे ये सवाल है कि क्या ये एक्सपीरियंस हम अपने ऑफिसर्स को ट्रेनिंग के दौरान नहीं दे सकते? देखिए थोड़ा बहुत दे सकते हैं। देखिए मेरा पूरी चयन और ट्रेनिंग के बारे में मैंने एक चैप्टर लिखा है पूरा। मेरा ये मानना है स्पेशली आईएएस अफसर के लिए, ये जो वर्तमान व्यवस्था है चयन की, ये सही नहीं है। वो इनमें से कई लोग लीडर बन जाते हैं लेकिन व्यवस्था ठीक नहीं। जैसे आप ऑडिट एंड अकाउंट्स की सर्विस के लिए और आईएएस के लिए एक ही परीक्षा करते हैं, रैंक के हिसाब से उनको सर्विसेज अलॉट नहीं, कार्य बिल्कुल भिन्न है। जो आईएएस अफसर का काम है वो लीडरशिप का काम है। आपको काम कराना है, एसडीएम से लेकर आप काम करा रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत करा रहे हैं। ऑडिट एंड अकाउंट्स अफसर के पास तो फाइल आती है, वो देखता है ऑडिट ठीक है या नहीं। दोनों के लिए जो एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड है टोटली डिफरेंट है। तो आप एक परीक्षा कैसे ले सकते हैं? कुछ बेसिक आप परीक्षा एक ले लें, उसके बाद आपको आईएएस ऑफिसर्स का, देखिए मैं अक्सर इस बात को कहता हूं, फॉर एन आईएएस ऑफिसर एटीट्यूड इज द की। लोग एक्सपर्टीज की बात कर रहे हैं, एक्सपर्टीज तो आउटसोर्स कर सकते हैं, एटीट्यूड नहीं आउटसोर्स कर सकते। तो आपको चयन के टाइम पे ये देखना है इस व्यक्ति का एटीट्यूड कैसा है, पॉजिटिव है, क्या डिस्पेंसेशन है उसका, कोई परेशानी आती है तो कैसे रिएक्ट करता है, वो एटीट्यूड पे निर्भर करता है। तो आपको सिलेक्शन के टाइम पे उसके साथ और टाइम लगाना है। आपने
3-3 घंटे के रिटन एग्जाम ले लिए, आधे घंटे इंटरव्यू ऑडिट एंड अकाउंट्स के लिए भी लिया, आधे घंटे इंटरव्यू आपने आईएएस के लिए भी लिया, जबकि जो आवश्यकता है बिल्कुल अलग है। ये तो गलत है व्यवस्था, आपको चेंज करना पड़ेगा ये, और नहीं करेंगे तो वही समस्या आती रहेगी। आप इंटेलेक्चुअल आदमी को ले आएंगे आईएएस में, जो अच्छा लिखता पढ़ता है और कार्य करने में वो चौपट हो गया, क्योंकि कार्य करते समय जहां एक और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी जरूरी है वो सफिशिएंट नहीं है। आपको और एट्रीब्यूट्स चाहिए उसके लिए, लीडरशिप स्किल्स चाहिए कि आप कैसे सपोर्ट करते हैं लोगों को, कैसे लीड करते हैं लोगों को, कैसे ट्रस्ट करते हैं लोगों को, कैसे डेलीगेट करते हैं लोगों को। ये सब चीजें हैं। आप ये स्किल्स है नहीं आपके पास, ये एट्रीब्यूट्स है नहीं, तो आप तो फेल होंगे। तो ये हो गई जहां तक सिलेक्शन की। फिर ट्रेनिंग, जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ट्रेनिंग में हम क्या पढ़ा रहे हैं उनको, सीपीसी, सीआरपीसी। अरे भाई उसने सिविल सर्विस एग्जाम पास किया, वो घर बैठ के किताब पढ़ के समझ लेगा उसे, आपको क्लास में पढ़ाने की जरूरत नहीं है। क्लास में तो आपको ये समझाना है कि इस प्रकार की क्वालिटीज आप कैसे डेवलप करें, लीडरशिप स्किल्स कैसे डेवलप करें, ये करना है। उसके बाद मेंटरिंग कैसे करें उन लोगों की जिससे अच्छे अफसर बने। तो मेरे विचार से आईएएस व्यवस्था को, आईएएस को अलग हमें देखना पड़ेगा, हम इनको और सेंट्रल सर्विस के साथ नहीं जोड़ सकते। आईएएस और आईपीएस के लिए लगभग सिमिलर एट्रीब्यूट चाहिए, क्योंकि आप लीडरशिप रोल्स में रहते हैं। गवर्नमेंट को आपने एक्नॉलेज किया इसके लिए? गवर्नमेंट ये तो सब अब चर्चा में, यूपीएससी को बेसिकली, यूपीएससी को किया। ओके सर। सर आपने ना जब मायावती जी के बारे में बताया, उसमें आपने चैप्टर में एक चीज और लिखा है, शी वांटेड टू बी एन आईएएस ऑफिसर और सिविल सर्वेंट। ये मुझे सुनने में आया था, मैंने उनसे तो पूछा नहीं। हाँ, सुनने में आया था। फिर आपने एक चीज वहां पे ये भी है कि बहुत ये स्टेटमेंट जब मैंने सुना तो मुझे भी लगा कि बीइंग एन आईएएस ऑफिसर, जो लोग सिविल सर्विसेज में हैं और जो पॉलिटिशियंस हैं, जब वो अगर ये लाइन पढ़ी जाए तो बीइंग एन आईएएस या फिर सिविल सर्वेंट वाज डिफिकल्ट rather than controlling an IAS officer। देखिए ये बड़ा सब्जेक्टिव मैटर है। हाँ। आपको कंट्रोल का कॉन्सेप्ट गलत है मैनेजमेंट में। आप कंट्रोल नहीं करते, आप क्या कराते हैं काम। इट्स नॉट, द होल आइडिया ऑफ कंट्रोल इज फ्यूडल इन अप्रोच, कि आप नियंत्रण करके रखें। नहीं, आप एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहां वो आदमी काम कर सके। ये डिफरेंस है थोड़ा सा। जिसने कंट्रोल करने की कोशिश की उसको फिर समस्या आती है। आप कंट्रोल करके किसी से सबसे अच्छा काम नहीं करा सकते। आप उसकी अच्छाइयों को उजागर करेंगे, उसको इनेबल करेंगे। आउटपुट अगर किसी से लेना चाहते हैं तो आप डंडे के बल पे उससे आउटपुट नहीं ले सकते। कोई प्रिजन तो है नहीं, वो अपना दिल से अगर काम नहीं करेगा कोई व्यक्ति तो उसका आउटपुट सफर करेगा। तो आपको देखना है कि उसको हम एंगेज कैसे रखें, उसको हम इन्वॉल्व कैसे रखें, उसको मोटिवेटेड कैसे रखें। ये है लीडरशिप क्वालिटी। जेलर वाली क्वालिटी नहीं चाहिए कि आप डंडा करा के। सिविल सर्वेंट के पास तो ये क्वालिटी बाय द प्रोसेस आई जाती है। ये असम्पशन गलत है। अच्छा, ये असम्पशन गलत है। बट जैसे ये असम्पशन गलत है, और मेरा ख्याल जो बदनामी भी सिविल सर्विस की वो इसी वजह से। एक बार सिस्टम में आ गया तो सीख कई जाएगा। में ये क्वालिटीज नहीं आती। ये जो बदनामी है जितनी भी सिविल सर्विस, इसी वजह से। कई स्पेशली नॉर्दर्न स्टेट्स में मैं देखता हूं अभी भी वो फ्यूडल है। वो अप्रोच गलत है, बिकॉज आप अच्छा आउटपुट, ऑप्टिमल आउटपुट नहीं ले सकते अपनी टीम के साथ। आपको एज ए टीम लीडर काम करना है। आपको एज ए डिक्टेटर नहीं काम कर रहा है कि जो मैं कह रहा हूं सही है। आप भिड़ भी जाते हैं इसी वजह से लोगों से। नहीं, यू हैव टू बी एन एनेबलर, यू हैव टू बी ए फैसिलिटेटर। ये अगेन एटीट्यूड की बात है। सर, एजुकेशन, कोल एंड अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने स्टेट में के अलावा भी आपने एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ भी काम किया यूपी में, जहाँ पे इट वाज अ लॉस मेकिंग इंस्टीट्यूट एंड उसको आपने फिर रिकवर कराया। वो स्टोरी एक बार प्लीज बताइए। वो उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा ऐसा था कि मैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं बैकग्राउंड बताता हूँ आपको। मैं सेक्रेटरी हॉर्टिकल्चर बना स्टेट गवर्नमेंट में 2003 की बात। उस समय करप्शन लेवल्स काफी हाई थे। हमारे जो मंत्री थे उनका नाम ही 25% था, वो पहले ही एडवांस में ले लेते थे। मंत्रियों का नाम 25%? मतलब लोग कहते थे कि ये इतने करप्ट हैं ये। तो एक दिन उन्होंने मुझे आदेश भेजा कि इस डिप्टी डायरेक्टर को आप सस्पेंड कर दीजिए। तो मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा साहब आपने कारण नहीं दिया है। ऑर्डर तो ठीक है, आपका अधिकार है इसको सस्पेंड करने का, क्यों सस्पेंड? बोले मुझसे मिलने नहीं आया। तो मुझे अजीब सा लगा। मैंने उससे मालूम किया उस अफसर के बारे में। सबने कहा बड़ा अच्छा अफसर है सर, वो बड़ा ईमानदार, बड़ा। तो मेरा खटका दिमाग में कि क्या है। मैंने बुला के उससे पूछा, भाई तुम मिलने क्यों नहीं गए मंत्री जी से? तो उसने कहा कि सर मैं उनसे कई बार मिला हूं, जैसे वो मिलना चाह रहे हैं मैं नहीं मिल पा रहा हूं। मैंने अपनी किताब में लिखा है 3 प्रकार के करप्शन होते हैं, नजराना, शुक्राना, जबराना। तो मंत्री जी कुछ नजराना चाहते थे कि वो मिलने जाए, कुछ ऑफरिंग करे। उसने कहा साहब मैं तो इनको ना मेरे पास है ना मैं दे सकता हूँ। तो मेरे समझ में नहीं आया इसको कैसे प्रोटेक्ट करें, क्योंकि वो अफसर अच्छा था और ऑर्डर लेजिटिमेट था।
तो मैंने नियम कानून देखे, उसमें मुझे मालूम पड़ा कि अगर मैं असहमत हूँ मंत्री से तो मैं फाइल चीफ सेक्रेटरी थ्रू रूट कर सकता हूँ। तो मैंने चीफ सेक्रेटरी से बात की, बड़े बढ़िया अफसर थे, मैंने समझाया पूरा कि साहब बड़ा ईमानदार अफसर है, मंत्री कह रहे हैं। बोले अच्छा फाइल मुझे भेज दो फिर देखते हैं। तो मैंने नोट लिख के फाइल भेज दी, वो बैठ गए फाइल पर। चीफ सेक्रेटरी इज हेड, चीफ सेक्रेटरी हेड ऑफ द ब्यूरोक्रेसी इन द स्टेट। तो बैठ गए फाइल पर। तो मंत्री ने एक आध बार मुझसे पूछा, मैंने कि फाइल जो है चीफ सेक्रेटरी के पास है। तो जाके मुख्यमंत्री से मिल लिए। मालूम नहीं उन आपस में क्या हुआ, मेरा ट्रांसफर हो गया। जब मेरा ट्रांसफर हुआ तो चीफ सेक्रेटरी बड़े अपसेट हुए, मुझे बुला के कहा कि यार तुमने उसको बचाने के चक्कर में तुम्हारा ट्रांसफर हो गया। मैंने साहब आप क्यों परेशान होते हैं, फॉर सिविल सर्वेंट ट्रांसफर इज लाइक डेथ, जो इनएविटेबल है वो होना, उसके लिए परेशान क्या होना। और सर वैसे भी मैं हिंदू फिलॉसफी में विश्वास करता हूँ, मेरा पुनर्जन्म तो होगा, कहीं पोस्ट करेंगे मुझे, वहां जाके मैं वही पाप करूंगा। तो हंसने लगे। तो मेरा जो ट्रांसफर हुआ वो हुआ पिकअप में, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो है वो उसकी स्थिति ऐसी थी कि पहले तो बहुत अच्छी थी, वो देश की सबसे अच्छी संस्था मानी जाती थी। फिर उसमें कुछ गड़बड़ हुई, जो भी हुआ 7 साल लगातार उससे नुकसान हो रहा था। तो मेरा काम यह था उसको वाइंड अप करूं, जाके बंद करूं। मुझे याद है जब मैं उसकी बिल्डिंग में गया तो ऐसा लगा जैसे एक शमशान घाट में जा रहे हैं, सब लोग समझे उनकी नौकरी लेने आए हैं। तो वहां से शुरू हुई है। मैं भी काफी परेशान रहा, रात को नींद नहीं आती थी, क्या करूं मैं इस संस्था का। फिर मुझे एक आइडिया आया कि कैसे किया जा सकता है। अब वो डिटेल है तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। हाँ। उस आइडिया को मैंने अपने ऑफिसर्स के साथ शेयर किया। सबने कहा हाँ सर ये तो बहुत बढ़िया है। तो फिर सबने लग के उसको फिर मेहनत से काम किया और उस संस्था में रिकवरी हो गई। वो रिकवर कर गई संस्था। प्रमुख रूप से ये था कि वो संस्था सिडबी से क्रेडिट लाइन लेती थी और इंडस्ट्री को बांटती थी। तो इंडस्ट्री को जब बांटती थी, जो इंडस्ट्री सिक अगर हो जाती थी तो उससे वन टाइम सेटलमेंट करती थी, और वन टाइम सेटलमेंट वो उसका इंटरेस्ट माफ कर देती थी और प्रिंसिपल के लिए सेटल कर देती थी। और जो सिडबी था उसको वो इंटरेस्ट पे कर रहे थे। तो अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझते हो तो इससे लॉस हो रहा था, क्योंकि एसेट्स जो है लिक्विडेट हो रहे थे, लाइबिलिटी वहीं की वहीं थी, तो लॉस होने लगा, तभी एक्यूमुलेट। मैंने कहा इसको थोड़ा रिवर्स करते हैं, जिससे हम वन टाइम सेटलमेंट कर रहे हैं उससे कहें थोड़ा इंटरेस्ट दो, और सिडबी से हम कहें कि आप इंटरेस्ट माफ कर दो। तो ये कहना आसान था, करना बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल। तो हमने लेकिन एमडी सिडबी से बात की। मैंने उनसे कहा कि साहब हम आपको 250 करोड़ रुपए की हमारी देनदारी है, इसमें 80 करोड़ रुपए तो प्रिंसिपल है, 170 करोड़ जो है वो इंटरेस्ट है। तो आप हमारा, अगर मैं आपको 80 करोड़ दूं, आप 170 करोड़ माफ कर देंगे? तो हंसने लगे, कहने लगे कैसे माफ कर देंगे, तो बहुत बड़ा अमाउंट है। मैंने थोड़ी रिसर्च की हुई थी, मैंने उनसे कहा कि वैसे कीजिए जैसे आप प्राइवेट सेक्टर की करते हैं। आज की भी तारीख में भी होता है, प्राइवेट सेक्टर का इंटरेस्ट माफ होता है, जैसे हेयर कट कहते हैं, इंटरेस्ट माफ कर देते हैं और प्रिंसिपल पे सेटल कर देते हैं। अरे साहब वो तो प्राइवेट सेक्टर है। मैंने कहा साहब हमें कांटे लगे हैं क्या, पब्लिक सेक्टर है, आप हमारा ही माफ कीजिए। फिर मैंने कहा कि देखिए ऐसा है कि आपने शायद मेरे बारे में रिसर्च नहीं की, मैं पुलिस में था पहले। तो मेरे एक आध साथी जो है सीबीआई में, मैं उनको सोच रहा हूँ चिट्ठी लिख दूं और ये कह दूं कि आपने इन 15 लोगों का तो इंटरेस्ट माफ कर दिया, मेरा मना कर रहा है। मैं गलत बात नहीं कहूंगा उनसे, स्ट्रेट कहूंगा। अब उनका एकदम खटका मारा। बोले अच्छा मैं 2 दिन में आपको बताता हूँ। 2 दिन छोड़ दिया, अगले दिन सुबह उनका फोन आ गया कि आप अगर हमें 80 करोड़ दे दीजिए तो हम 170 करोड़ माफ कर देंगे। देखिए मुझे विश्वास नहीं होगा, तो मेरे पास तो एक पैसा नहीं था, 80 करोड़ कहाँ से देते। तो हम फाइनेंस सेक्रेटरी के पास गए, वो बड़ी अच्छी अफसर थी। मैंने उनसे कहा मैडम ये 250 करोड़ रुपए हम देनदारी है हमारी, और ये सब स्टेट गारंटीड है, अगर हम पैसा नहीं देंगे तो ट्रेजरी अटैच कर सकते हैं कोर्ट के माध्यम से। बोले हाँ नहीं बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है, क्या करें। मैंने कहा मैडम मैंने कर लिया। बोले क्या किया तुमने। मैंने कहा मैडम मैंने एमडी से बात की, वो एग्री कर गए हैं कि अगर मैं 80 करोड़ दे दूं तो 170 करोड़ में माफ कर दें। उनको विश्वास ही नहीं हुआ। फिर मैंने कहा मैडम मेरे पास तो पैसा नहीं है, मुझे कुछ पैसा दे दीजिए तो मैं उनको वापस कर दूं। तो उन्होंने 30 करोड़ रुपए उन्होंने दिए मुझे। मैंने 30 करोड़ सिडबी को वापस किए, उसमें मुझे 60 करोड़ का इंटरेस्ट सबवेंशन मिला, प्रॉफिट में तो इसी से चली गई। फिर वो 80 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए जो बचे थे वो रिकवर करने थे मुझे। तो मैंने जो संस्था का सबसे भ्रष्ट जनरल मैनेजर था उसको बुलाया कप चाय पर। इसलिए बुलाया, मुझे तब तक समझ में आ गया था कि जो भ्रष्ट आदमी जेल में नहीं गया वो बड़ा होशियार है, अदरवाइज जेल में चला जाएगा। मैंने उससे बुला के चाय पे कहा, मैंने देखो यार इस संस्था में कुछ बचा तो है नहीं, अब तुम चूसोगे क्या। तो एकदम जो है सब पका गया, क्योंकि कोई आदमी कितना भी करप्ट हो मानेगा तो नहीं, करप्ट नहीं मानेगा, है ना। मैंने कहा अच्छा चलो बीती ताई बिसार दे, तुमने सुना मैंने जो है ये 50 करोड़ रुपए रिकवर करने, तो मेरी सहायता करो। वो लग गया, लग के उसने खूब रिकवरी की। हमने लगभग सभी अमाउंट रिकवर कर लिया और वो सिडबी को दे दिया, हमारा इंटरेस्ट माफ हो गया, कंपनी प्रॉफिट में चली गई। सर ये वाकया ना, मैं आपसे सुनना इसलिए भी चाहता था कि इस एक स्टोरी में इतने सारे डायमेंशंस हैं। एक तो ऑर्गेनाइजेशन डूब ही रहा है,
उसको निकाला आपने उसमें से, एंड कैसे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स को भी आपने साथ में लेकर आए उसके साथ, और साथ में इस एम्प्लॉय को भी आपने चेंज कर दिया। हाँ, वो बदल राइट, गया मुझे। तो मैं हृदय मैं परिवर्तन हो गया पूरा। मैं उससे संपर्क में रहा, हम्म, तो लोग मुझसे कहते थे साहब, वो जब मेरा ट्रांसफर हो गया उसके बाद, जब हम्म, प्रॉफिट में आ गई तो कोई और जना मेरी जगह आना चाहता था, मेरा ट्रांसफर हो गया तो, लेकिन मैं इसको टच में रहा जनरल मैनेजर के। फिर लोग कहते थे बड़ा साहब बड़ा ईमानदारी से काम कर रहा है। तो एक दिन मैंने उसे घर पे बुलाया चाय पे, मैंने उससे कहा यार तुम्हारी बड़ी तारीफ करते हैं लोग, तुम्हारा हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? बोले सर, जब आप 300 लोगों के अफसर्स के सामने मेरी पीठ थपथपा के कहते थे कि ये जो हो रहा है सुधार इसकी वजह से हो रहा है, सर मेरी छाती चौड़ी हो जाती थी, और जो किक मुझे उस समय मिली वो पहले कभी नहीं मिली। तो चेंज हो गया था आदमी। सर ये कितना इंपॉर्टेंट है रिकॉग्नाइज करना, बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत मेरे इम्पोर्टेंट। जो मैं शुरू में आपसे कह रहा था लीडरशिप क्वालिटी यही है कि क्या आप क्रेडिट दूसरे को दे सकते हैं, क्या आप फेलियर्स खुद ओन कर सकते हैं, ये लीडरशिप क्वालिटी है, ये होना बहुत जरूरी है इसके लिए। सर ट्रांसफर्स की बात करते हैं थोड़ी सी। आपने जैसे आपके पास ट्रांसफर ऑर्डर आता है, आप सर्टेन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, हो सकता है आपने कोई फाइल आगे ना आपको चाहिए हो सकता है आपने कोई काम ऐसा ना किया हो जो आपसे मिनिस्टर ने कहने को कहा हो, और आपके पास ट्रांसफर ऑर्डर्स आ गए। क्या अब वो ऑफिसर जिसके हाथ में उसका ट्रांसफर ऑर्डर है, वो जहां जा रहा है, क्या उसकी रेकी करता है या जानने की कोशिश करता है कि वो क्या डिपार्टमेंट है और वहां क्या प्रॉब्लम है? आईएएस में देखिए ऐसा ना, मेरा ये अनुभव रहा है, सबका अलग अनुभव हो सकता है, कि आईएएस की सब पोस्ट बड़ी बढ़िया होती है। ओके, तो जहां पोस्ट करेंगे वहां काम करेंगे। मतलब आप जिस दिन चिंतित हो गए उस दिन परेशान हो गए, जिस दिन आपने एक्सपेक्टेशन करी दूसरे से उस दिन आप वीक हो गए। आप दूसरे से एक्सपेक्टेशन खत्म कर दीजिए तो आप बड़े स्ट्रांग रहेंगे। मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूं जो लास्ट मेरी मीटिंग पीएम से हुई। प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री लास्ट मीटिंग, मैं एजुकेशन सेक्रेटरी था। प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीएम का फोन आया मेरे पास, अनिल जरा आज शाम को आके तुम प्राइम मिनिस्टर को हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बता दो। मैंने साहब मुझसे क्या मतलब, मैं तो एजुकेशन सेक्रेटरी हूँ। अरे तुमने वो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम एक चलाई थी जिसकी बड़ी तारीफ हुई थी, बड़ी अच्छी थी। हम लोग पिछले 3 साल से कोशिश कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को बताने की, वो नाराज हो जाते हैं कि आप लोग इंश्योरेंस वालों की क्यों हिमायत कर रहे हैं। तो मैंने कहा था मेरी डांट पड़वाएंगे आप? बोले नहीं नहीं, तुम आके कोशिश करो, हम चाहते हैं इंश्योरेंस हो, और तुम्हें भी पता है इतनी अच्छी चीज़ है। मैंने ठीक है, तो मैंने कहा मेरा लोकल स्टैंड आई क्या है? बोले आज शाम को जो है हेल्थ का रिव्यू है, हम एजुकेशन का भी रखवा देते हैं, तुम रहोगे उसमें, अगर प्राइम मिनिस्टर तुमसे पूछते हैं तो बता देना। ठीक है, शाम को पहुंच गए। हेल्थ सेक्रेटरी ने प्रेजेंटेशन किया। प्रेजेंटेशन के बाद प्राइम मिनिस्टर फिर थोड़ा सा नाराज से हुए, बोले अरे आप लोग इंश्योरेंस कंपनीज की क्यों हिमायत कर रहे हैं? फिर मेरी तरफ घुमा, अनिल जी आपकी क्या राय है? मेरी भी वही राय थी जो हेल्थ सेक्रेटरी की थी, लेकिन मेरा प्रस्तुतिकरण का तरीका डिफरेंट था। मैं 15 मिनट बोला। लोग जानते हैं प्रधानमंत्री बोलते बहुत अच्छा है, लेकिन सुनते उससे भी अच्छा है। ये 15 मिनट एक टक मुझे सुनते रहे, और जब मेरा खत्म हो गया तो बोले हाँ आनंद जी सही कह रहे हैं, इंश्योरेंस तो होनी चाहिए। उस दिन आयुष्मान भारत की उत्पत्ति हुई। उस दिन नाम उसको बाद में मिला, लेकिन उस दिन सहमत हुए प्राइम मिनिस्टर। जब मैं बाहर निकल रहा था, जॉइंट सेक्रेटरी ने मुझसे पूछा कि सर आपको तो पता था नाराज हो जाते हैं, फिर भी आपने अपनी बात कही। मैंने कहा देखो यार, ना मुझे इनसे अभी कुछ चाहिए ना रिटायरमेंट के बाद कुछ चाहिए। जो मैंने ठीक समझा कह दिया। इनको समझ में आती बहुत बढ़िया, नहीं आती तो कोई बात नहीं। तो मेरे विचार से एक्सपेक्टेशन ही आपको वीक बनाती है। जिस दिन आप एक्सपेक्टेशन बंद कर दिए, चाहे वो भाई हो, पत्नी हो, बेटा हो, कोई भी हो, एक्सपेक्टेशन खत्म कर दीजिए आप उनसे, तो जो मिलेगा आपको बोनस लगेगा। एग्जैक्टली सर, ये जो आपने अपने किताब में भी लिखा इसके बारे में, अगर ये आपने स्कीम बनाया पोरेस्ट ऑफ पुअर के लिए, राइट? आपने भी कहा कि आफ्टर सर्विंग पोरेस्ट ऑफ पुअर आई केम टू सर्व रिचेस्ट ऑफ रिच, बट पोरेस्ट ऑफ पुअर की अगर हम बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा गरीबी बिहार, झारखंड जैसे राज्यों के आसपास है। तो ये स्कीम सबसे ज्यादा बेनिफिशियल उन राज्यों के लिए होनी चाहिए थी, जो कि संभवतः नहीं रही उतनी बेनिफिशियल। नहीं रही। ऐसा है कि कोई भी स्कीम इवॉल्व होती है, और मुझे इस बात की खुशी है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जब नई सरकार आई तो 2-3 साल बिल्कुल डेड हो गई, लेकिन उसके बाद उनको इसका महत्व समझ में आया, और तभी आयुष्मान भारत जो है बेसिकली आरएसबीवाई का ही एक स्वरूप है, और बेटर स्वरूप है। उसमें काफी सुधार हुए हैं, फाइनेंशियल लिमिट बढ़ाई गई है, टेक्नोलॉजी का ज्यादा उपयोग है, तो ये एक अच्छा। अब कोई भी स्कीम जब इंप्लीमेंट होती है तो यूनिफॉर्मली नहीं होती। कुछ स्टेट्स उसको ज्यादा अच्छी तरह चलाती हैं, कुछ नहीं चलाती हैं। ये चर्चा का विषय होना चाहिए कि इतनी अच्छी स्कीम अगर कहीं नहीं चल रही और कहीं समस्या है तो क्यों है, और उसको सुधार किया जाना चाहिए। बिहार में क्या समस्या आई? मुझे आइडिया नहीं है इस समय। हमारे टाइम पे बिहार में समस्या ये आई थी कि उसकी पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं बन पा रही थी। वहां सरकार दूसरे पार्टी की थी, और यहाँ केंद्र में डिफरेंट पार्टी थी, तो उनको वहां एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो कई बार
भिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं किसी भी योजना को चलाने में, और काम ये होना चाहिए कि उनसे आप चर्चा करें बैठ के समस्या का समाधान। सर पूरे इंडिया की बिजली की खपत, बिजली की भूख अकेला झारखंड 70-80 साल तक निकाल सकता है, इतना कोयले के उसके पास खदान है और इतना इनरिच्ड है वो कोयले से। लेकिन ऐसा क्यों है कि पूरे भारत को बिजली देने के लिए केवल एक ऐसा राज्य, और उसमें भी पर्टिकुलर अगर मैं धनबाद की बात करूं, जैसे सबसे बड़ा आई थिंक कोल फील्ड वहीं पे है, तो उस एरिया के लोग भुगतान कर रहे हैं पूरे भारत को बिजली देने के लिए। वहाँ का स्वास्थ्य, वहाँ का पॉल्यूशन, वहाँ की व्यवस्थाएं बहुत चरमरा रही हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, पहली चीज तो जहां एक और धनबाद की भूमिका है, सबसे ज्यादा कुल उत्पादन वहां नहीं होता। सबसे ज्यादा कुल उत्पादन जो उपयोग में आता है वो उड़ीसा से आता है, ठीक। और आसानी से कोयला निकल जाता है। लेकिन आप बात जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि धनबाद में जो व्यवस्था है उसको सुधारना आवश्यक है, और उसमें कई कदम उठाए भी हैं। लेकिन वो समस्या बड़ी गंभीर सी है। गंभीर यह है कि वहां पे धनबाद में जो अंडरग्राउंड आग लगी हुई है कोयले खदानों में, उसकी टेक्नोलॉजी दुनिया भर में कहीं नहीं उपलब्ध है। इनफैक्ट हम लोगों ने कोशिश की ढूंढने की, साउथ अफ्रीका में भी एक टेक्नोलॉजी चलाई जा रही है, लेकिन वो भी क्योंकि अंडरग्राउंड आग है, वो ये धरती की आग है, उसको कंट्रोल तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, बुझाना संभव नहीं हो पा सर रहा। क्या ये लगाई गई कि नहीं लगाई, नेचुरली नेचुरल कोई किसी ने लगाई नहीं। आप जैसे लावा निकलता है कहीं से, ये लावा से कंपेयर करना ठीक नहीं होगा, लेकिन वो नेचुरल है। यहाँ पे आग लग गई, आपके अंडरग्राउंड आग लगी हुई है, तो उसको आइसोलेट करते हैं, उसको कवर करते हैं, कोशिश करते हैं कि स्प्रेड ना हो। तो समस्या इतनी आसान नहीं है जो बैठ के हम यहाँ दिल्ली में कह दें कि एक स्विच ऑन कर क्यों नहीं हुआ, वो बंद हो जाती है। तो समस्या गंभीर है। दूसरा, क्षेत्र का डेवलपमेंट वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि होना चाहिए, क्योंकि जब इतना कोयला निकल रहा है तो ये जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की व्यवस्था की गई है वो इसी उद्देश्य से की गई है। जब जिस समय मैं था उस समय ही ये बनाया गया था डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, कि वहाँ जो लोकल लेवल पर उसमें सर्टन कॉम्पोनेंट उसका निकले और उससे लोकल लेवल पे स्कीम्स बनाई जाए, दिल्ली से ना बने, लोकल लेवल पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। मुझे बताया गया कि उस पर कार्य हो रहा है वहाँ पर। मुझे लेटेस्ट तो नहीं पता क्या हुआ वहाँ पर, लेकिन मुझे बताया गया कि उस ओर काफी कार्रवाई की गई है। और उड़ीसा में सर क्या सिचुएशन है? उड़ीसा में भी वही वहां पे नीचे आग है? वहां नहीं, वहां आग नहीं है। ऐसा है कि हर जगह की अलग टोपोग्राफी होती है, अलग ज्योग्राफी होती है, अलग इकोलॉजी होती है, उस हिसाब से होता काम। वहां नहीं आ गए, ग्राउंड पे नहीं आ गए। ओके। सर जब आपने प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप फेस किया था, उसमें सबसे बड़ी चैलेंज आपके लिए कौन सी? उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जो माहौल था, और मुझे भेजा ही इसलिए गया था, माहौल ऐसा था कि क्योंकि हर किस्म के स्कैम चल गए थे, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, कोल स्कैम, 2G स्कैम, सब स्कैम्स चल रहे थे, तो अधिकारियों ने निर्णय लेना बंद कर दिया था। अब प्रश्न ये था कि उनको निर्णय कैसे दिलवाया जाए, क्योंकि सब ये समझते हैं निर्णय लेंगे तो गड़बड़ ना हो जाए, गड़बड़ हो जाए। अपने ऊपर नहीं लेना चाहते थे चीजें कि हमने निर्णय दिया इस चीज का। तो उसी में ट्रांसपेरेंसी के अलावा मैं अक्सर, अब तो खैर मैं बिल्कुल ओपनली कहता हूँ इस चीज को, कि अगर आप निर्णय को ट्रांसपेरेंट रखेंगे, प्रोसेसेस को ट्रांसपेरेंट रखेंगे, तो मैलाफाइडी कभी एट्रीब्यूट नहीं होगी आप पर। अब जो छुपी होगी चीज तब प्रॉब्लम होगी, और सब पता है। तो जैसे मैं कोल सेक्रेटरी, मुझसे गलतियां हुई, लेकिन चूंकि ट्रांसपेरेंट थी व्यवस्था, गलती तुरंत मालूम पड़ गई, उसको ठीक कर लिया हमने गलती। मान लीजिए नहीं ट्रांसपेरेंट होता तो 5 साल बाद मुझे मालूम पड़ता है गलती हुई थी। तो हमारा जब निर्णय होता था कोल में या इसमें भी प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप में, तो निर्णय होते ही वो पोर्टल पे चला जाता था, ये संपूर्ण सब लोगों को मालूम पड़ जाता है निर्णय हुआ है, तो सब पता लग जाएगा। तो अगर कोई भी गलत निर्णय जैसा कोल में हुआ तो हमें तुरंत उसकी जानकारी हुई, हमने करेक्ट किया उसे। तो प्रॉब्लम मैलाफाइडी की है, गलती की नहीं है। गलती तो आप कोई काम करेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कोई गलती होगी। आप काम करना बंद कर दीजिए, कोई गलती नहीं होगी, नहीं काम करेंगे कहीं ना कहीं गलती होगी। उस गलती में हमारा इंटेंशन ना डाउट हो कि हमने जानबूझ के किया या गलती की, तो आप ट्रांसपेरेंट रखिए व्यवस्था, और वही टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा सकता है, किया गया है। सर प्रेजेंट आपने प्रधानमंत्री जी से वार्तालाप की बात की, आपने 2 बार उनसे मुलाकात की, और मुलाकात कई बार की। हाँ, मुलाकात कई बार की, 2 बार ऐसा हुआ आपने उनसे असहमति जताई 2 बार। क्या आपकी ऐसी मुलाकात आपने इंदिरा गांधी जी के साथ भी आपने? नहीं, मेरे उनसे कभी मुलाकात नहीं। मैं उनसे एक बार मुलाकात हुई जब इमरजेंसी से? नहीं, प्रोबेशनर था। इमरजेंसी टाइम पे तो मैं सर्विस में था नहीं। इमरजेंसी जब खत्म हो गई, जब दोबारा पावर में आई वर्ष 1982 में, तब हम लोग का भारत दर्शन होता है, उसमें हम लोग कॉल ऑन करने जाते हैं प्राइम मिनिस्टर को, तो कॉल ऑन करने गए थे। वही बस एक मेरी मीटिंग है और कोई मीटिंग नहीं है उनके साथ। फिर आपने रेप्रिकेशंस झेले थे उनके असैसिनेशन के बाद? हाँ, वो डिस्ट्रिक्ट में मैंने झेले थे।
सर उस राइट में एक इंसिडेंट आप वो भी बताते हैं, टेररिस्ट अटैक भी हुआ था उस बीच में। वो मैं डीएम था तब हुआ था। अच्छा। वो यहाँ नहीं ओके। हुआ था उस समय, सिख टेररिज्म था। हम्म। मुझे याद है सुबह का टाइम था, करीब 10:30 बजे करीब मुझे फोन आया हम्म। कि 5 या 6 सिख टेररिस्ट ने एक बैंक ब्रांच को लूट कर भाग रहे हैं। ओके। इतनी खबर आई। तो हमारी जगह जहां हम रहते थे वहां से 1 घंटा दूर थी वो जगह, तो हम निकल पड़े उसकी तरफ। तो जब सर असैसिनेशन हुआ इंदिरा गांधी जी का, उसके बाद हमारे ज्ञानी जेल सिंह जो प्रेसिडेंट थे, उनकी भी रहस्यमय तरीके से कार एक्सीडेंट में हाँ हत्या हुई थी या जान गई थी उसमें। हाँ, तो क्या वो रिलेटेड था किसी मुझे तरीके से आइडिया उससे? मुझे बिल्कुल हम्म। आइडिया नहीं। मैंने अपनी किताबों में जो भी लिखा वो मैंने पढ़ी लिखी बात नहीं लिखी है। जो आपने अनुभव, अनुभव किया वही। कोई ऐसी चीज नहीं लिखी जो मैं कह रहा हूँ उसने कहा था इसने कहा था। जो मैंने देखा, तभी कई लोग कहते हैं उनका अनुभव डिफरेंट है, उनका ओपिनियन डिफरेंट, उनको हो सकता है ओपिनियन डिफरेंट हो। मैंने जो भी लिखा है वो सिर्फ व्यक्तिगत अनुभव, वन ऑन वन अनुभव। सर आपने बहुत सारे ऐसी जगहों पे काम किया ना, जो ना राष्ट्र को जिसने एक दिशा दी, वहां से लेकर आके उस ऑर्गेनाइजेशन को उसने एक दिशा दे दी। इसी तरीके से हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने भी उस समय कार्यकाल में थे जिस समय भारत बहुत बड़ी गंभीर स्थिति में था। आपका उनके साथ भी मुलाकात हुआ? मेरी मुलाकात उनसे तब हुई थी जब वो डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन थे। वो लेट उनके 80s बारे में आपका क्या 80s। है नहीं, परसेप्शन? मैं बहुत इम्प्रेस था उनसे। मतलब इंटेलेक्चुअल जायंट हैं वो, कम बोलते हैं लेकिन बहुत सॉलिड बोलते हैं। मतलब ही इज एन इंटेलेक्चुअल जायंट। मैं अक्सर कहता हूं कि ही वाज नॉट अ पॉलिटिशियन, ही वाज बेसिकली एन इंटेलेक्चुअल जायंट, ही इज एन इकोनॉमिस्ट। उनको नॉन परेल बहुत बहुत ही अच्छी जानकारी थी, बहुत परसेप्टिव थे, ध्यान से सुनते थे, कम बोलते थे, लेकिन मेरे ख्याल लीडर नहीं थे वो। लीडर का काम यह है कि आप लोगों से चर्चा करें, बोलें, उनको मोटिवेट करें, उनको साथ लेकर चलें। वो चीज नहीं थी। सर सबसे बेस्ट आपको प्राइम मिनिस्टर अगर आप चूज बड़ा करें मुश्किल है भारत के कंपेयर लिए? करना, क्योंकि मैंने किसी के साथ काम तो किया नहीं। हम्म। भेंट जरूर हुई, और भेंट होने में मुझे मोदी जी से ही इम्प्रेस्ड मी अलॉट, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटीज उनमें सब है। आप सोचिए किसी में भी मोटिवेट करने की, बोलने की, सुनने की, लोगों से राय लेने की, मैं बहुत इम्प्रेस था उनसे। आपको पॉलिटिक्स में जाने का कोई प्लान है? मेरा कोई प्लान इसलिए नहीं है कि मैं उपयुक्त नहीं हूँ उसके लिए। मैं शायद क्लास इलेक्शन भी नहीं जीत सकता, तो मैं क्या पॉलिटिक्स में जाऊंगा। मैं बहुत मुंहफट आदमी अपनी बात कह देता हूँ। जिसका पसंद नहीं उसके साथ मैं बैठूंगा नहीं, जिसे पसंद है उसके साथ बैठूंगा। पॉलिटिक्स में तो आपको सब कुछ सुनना पड़ेगा, सबके साथ बैठना पड़ेगा। मैं नहीं, आई एम नॉट कट आउट फॉर पॉलिटिक्स। Sir, any advice for our youngsters who are preparing for civil services? Is only civil services the way in which they can contribute to the society, या फिर कोई और तरीके भी हैं? पहली चीज तो स्पष्ट है कि आज की तारीख में बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सिविल सर्विस भी उसमें एक तरीका है, और भी बहुत सारे तरीके हैं। जहां एक और सिविल सर्विस बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन दी ऑल एंड ऑल नहीं है सिविल सर्विस। और ये मैं सबको इसलिए बताता हूं कि लोग लगे रहते हैं 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट। नहीं, आप मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट लीजिए, उसके बाद नहीं आ रहे। ऐसा नहीं है कि 3 अटेम्प्ट के बाद नहीं आते, आते हैं, बहुत कम आते हैं। आप इसका अगर रिसर्च कीजिए तो पाएंगे बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो 3 अटेम्प्ट के बाद आए हैं, ऐसा नहीं आए। तो सामान्य रूप से उसके बाद फिर इसका मतलब आपका जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो आपका एटीट्यूड है, वो थोड़ा भिन्न है। जो आपकी क्वालिटीज हैं, हो सकता है कहीं और आप अच्छी तरह उपयोग कर सकते हैं। तो ये मान के मत चलिए कि सिविल सर्विस में नहीं आया तो जीवन समाप्त हो गया। नहीं, जीवन में बहुत सारी चीजें करने की है। कुछ ऐसे सिविल सर्वेंट्स जो भी काम कर रहे हैं और वो पॉलिटिशियन के प्रेशर से काम कर रहे हैं या उससे जूझ रहे हैं, उनके लिए कुछ चीज? देखिए, मैं उनसे सिर्फ ये कहता हूं कि जो भी करो अपने आप से प्रश्न करते रहो कि तुम ठीक कर रहे हो। मेरे हिसाब से नहीं करो या दूसरे के हिसाब से नहीं करो। अपने आप से आदमी झूठ नहीं बोलता, समझ लो। और उनको मेरा यही सुझाव है कि नियम के विरुद्ध तो कोई काम मत करो, क्योंकि आप किसी के कहने से अगर नियम के विरुद्ध काम करेंगे तो अल्टीमेटली आपको भुगतना पड़ेगा। ऐसे जने कितने उदाहरण हैं कि आपने उनके कहने की वजह से कर दिया, ये सोच के कि आपको कुछ लाभ मिलेगा, अंततः आपको उसका नुकसान हुआ। तो ये तो बिल्कुल ना करें। अगर नियम के तहत है तो तुरंत करें। सर आप कविताएं भी लिखते हैं। हाँ। मैं इस पॉडकास्ट की समाप्ति है उसी कोई भी एक कविता से करना चाहता हूँ जो आप अभी देखिए, आपको मैं याद आए। एक कविता है जिससे मैं अभी भी प्रेरणा हाँ। लेता हूं। समय रुका नहीं, हम क्यों ठहर गए। समय रुका नहीं, हम क्यों ठहर गए। अभी तो हम चले भी नहीं, फिर क्यों थक गए। उठो पथिक, उठो पथिक, मत भ्रमित हो। 2 मील अंधियारे में श्रेष्ठ वही जो घिरा नहीं हो क्षणिक निराशा में। जागो जगाओ, मन मत बहलाओ, एक मसीहा तुम भी बन जाओ।
Thank you so much for watching, and I think this is completing in itself. Thank you so much, sir, for being here, and we are very happy, very happy. मतलब मैंने आपको रास्ते में बताया मैं कितना खुश हूँ, आप मेरे सामने अभी बैठे हैं, बिकॉज आई कैन सी एक एक ऑफिसर से मिलना है, मेरी हमेशा से चाहत रही है कि कभी मैं किसी सिविल सर्वेंट से, किसी आईएएस ऑफिसर से मिलूं, एंड मैं आपको देख रहा हूँ सामने में, तो आई एम रियली वेरी हैप्पी टुडे। It was a pleasure और being here. थैंक यू फॉर बीइंग हियर, Thank you. सर। God bless you.